बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत फेमस लोहार रहता था इस इलाके में। उसका अपना शॉप था और वो सारा इक्विपमेंट हैंडमेड बेचता था। एक दिन उसे किस्मत ने ऐसा मौका दिया कि वो सारा सामान जो वो बनाता था कायरो के किंगडम को बेचने लगा। एंडलेस वॉर के बीच ये उसके लिए स्टेटस ऊपर उठाने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था। वॉर खत्म होने के बाद उसी लोहार को बैरन का टाइटल मिल गया और यही आदमी इन सारी लैंड्स का ओनर है और यंग मास्टर रोमन का फादर, जो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। हम सीन देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी बैठे हुए लड़के को स्टोरी सुना रहा है। पीछे खड़ा मूंछ वाला आदमी सोच रहा है कि ये लड़का इतना ध्यान क्यों दे रहा है, ये तो सबको ऑलरेडी पता है। लेकिन स्टोरी अब कुछ घंटे पीछे चली जाती है। युवक पूछता है, क्या मैं डिमिट्री फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूं? क्या हम सैलोमिन महाद्वीप पर कीरा किंगडम में हैं? और क्या सच में मिम वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता? मूंछ वाला आदमी हाँ में सिर हिलाता है, मन ही मन सोचते हुए कि ये युवक तो हमेशा से थोड़ा अजीब रहा है, लेकिन आज तो सच में पागल लग रहा है। शायद उन स्ट्रेंज ड्रग्स का असर है जो आजकल अमीरों में पॉपुलर हो गए हैं। फिर मूंछ वाला बोलता है, लॉरेंस फैमिली की एक यंग लेडी आपसे मिलने आ रही हैं। लेकिन बोलते बोलते वो सोचता है कि पिछले 25 साल से ये बंदा अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहा है, इसलिए तो डिमिट्री फैमिली का ट्रैश कहलाता है। वो लड़की की इंपॉर्टेंस और वैल्यू समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डिमिट्री बीच में टोक देता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस लैंड का सबसे बूढ़ा आदमी मेरे पास लाओ। वो उस यंग लेडी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इस करंट वर्ल्ड में जीना सीखना है। मूंछ वाले को समझ नहीं आता कि 25 साल का लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन नौकर है तो बस ओबे करता है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। बूढ़ा आदमी कहता है, बस इतना ही जानता हूं मैं इन जगहों के बारे में। डिमिट्री थैंक यू बोलता है और रिवॉर्ड देने की बात करता है, लेकिन बूढ़ा कहता है यंग मास्टर से बात करना अपने आप में सम्मान की बात थी। अब डिमिट्री को पता चल चुका है कि यहां सब उसे रोमन डिमिट्री के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका रियल नेम है बैक जोंग कुक। वो आदमी जो मुरिम वर्ल्ड से था, जिसने वॉर्स की जिंदगी जी, जो चाहा कॉन्कर किया और आखिर में पीसफुली मर गया। लेकिन किसी अजीब रीजन से वो इस बॉडी में जाग गया। उसे नहीं पता ये हेवेंस की मर्जी है या असेंशन ना स्वीकार करने की पनिशमेंट। तभी बाहर शोर सुनाई देता है, कोई चिल्लाता है, हरामी। एक लड़के को मुंह पर लात पड़ी। सब देखते रहते हैं। छोटी सी शॉप के सामने गुंडों ने उसे घेर रखा है। वो खून बहा रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा, और वो लोग उसे गंदा हरामी हरामी बोलकर बेरहमी से पीटे जा रहे हैं। डिमिट्री का सर्वेंट देखने जाता है, लेकिन तुरंत शॉक हो जाता है। उसे वो रेड फैंग टैटू बहुत अच्छे से पहचान आता है। पास में कोई पूछता है, क्या हो रहा है? सर्वेंट कहता है, ये ब्लड फैंग्स हैं, सिर्फ डिमिट्री टेरिटरी में ही नहीं, आसपास के सारे रीजन्स में फेमस हैं। लगता है उस लड़के का इनसे कुछ कर्ज है। वो डिमिट्री को रोकने की कोशिश करता है कि मत फंसो सर, ट्रबल ही होगा। लेकिन तभी डिमिट्री गायब हो चुका होता है और गुंडों को रोकने का ऑर्डर देता है। सर्वेंट चिल्लाता है, कुछ मत कीजिए यंग मास्टर, लेकिन डिमिट्री कामली आगे बढ़ता जाता है। एक गंजा आदमी आता है, डिमिट्री को पहचानता है और उसके मुंह पर हंसता है। अपने आप को क्या समझते हो? नोबल बर्थ है तो अथॉरिटी भी है क्या? बेटर होगा साइड हो जाओ, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। सर्वेंट फिर वार्न करता है कि ब्लड फैंग से पंगा लेने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन डिमिट्री बस हैंस को बुलाता है। मुझे इस जगह के रूल्स नहीं पता, एक्सप्लेन करो। किसने रूल तोड़ा और सजा किसे मिलनी चाहिए? हैंस एक पल को घबराकर गला सूखने लगता है। फिर बोलता है, अगर उस लड़के का सच में डेट था और उसने पे नहीं किया तो वो गिल्टी है, लेकिन ब्लड फैंग्स को ऐसे पनिश करने का परमिशन नहीं है। और तो और इन्होंने डिमिट्री फैमिली के एल्डेस्ट सन का डिसरिस्पेक्ट किया, जो अपने आप में डेथ पनिशमेंट वाला क्राइम है। यहाँ के रूल्स के हिसाब से इनका एग्जीक्यूट हो जाना भी अजीब नहीं है। गुंडे बस घूरते रहते हैं। हैंड सोचता है कि शायद इतना बोलना नहीं चाहिए था। डिमिट्री पूछता है, सबने एक्सप्लेनेशन सुना? फिर जमीन से एक मोटी डंडी उठाता है और डिक्लेयर करता है, डिमिट्री फैमिली के एल्डेस्ट सन होने के नाते अब मुझे तुम सबको पनिश करना पड़ेगा। गंजा आदमी समझाने की कोशिश करता है, तुम नोबल हो, तुम्हें दुनिया का नहीं पता। देखो हमारा शोल्डर टैटू, अगर ऐसे ही करते रहे तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। डिमिट्री सिर्फ मुस्कुराता है। ये तो प्रूव हो गया जो मैं जानना चाहता था। गंजा कॉन्फिडेंट होकर पूछता है, क्या मतलब? डिमिट्री आगे बढ़ते हुए बोलता है, इस लैंड के लॉर्ड के बारे में इस तरह बोल रहे हो? मतलब तुम लोग सिर्फ ट्रैश हो। मुझे तुम्हारी रेप्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुंडे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये ट्रैश सच में अटैक करेगा। लेकिन अब तो ब्लड फैंग्स का ऑनर डिफेंड करना पड़ेगा। गंजा तलवार से डिमिट्री की नेक पर वार करता है, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ स्ट्रेंज फील होता है।
डिमिट्री ने वो डंडी ऑलरेडी उसके पेट में घुसेड़ दी थी। बिना हिचकिचाही वो डिमिट्री उसे बाहर निकालता है और बाकी दो गुंडों की तरफ मुड़ता है। वो लोग गालियां देते हैं, हरामी, हमारे लीडर का बदला लेंगे। हैंड्स वॉर्न करता है, केयरफुल यंग मास्टर, उनके पास प्रॉपर वेपन्स हैं। फिर भी डिमिट्री आसानी से डॉज करता है। एक को शिन पर स्विफ्ट किक, दूसरे को मुंह पर सॉलिड पंच। सर्वेंट हैरान, उसे विश्वास नहीं हो रहा कि यंग मास्टर इतना फाइट कर सकता है। ये तो वही रोमन मास्टर नहीं लग रहा। जब बैक जॉन्ग कुक ने आंखें खोली तो सबसे पहले फ्लोर पर एक फेवल लेटर पड़ा था और बिखरे हुए ड्रग्स। कीरा किंगडम हमेशा वॉर में रहता था। हर नोबल हाउस से एक रिप्रेजेंटेटिव आर्मी में भेजना पड़ता था। रोमन को चुना गया था, लेकिन उसने सुइसाइड कर लिया। बैक सोचता है कि चाहे जो हुआ हो, वो लाइफ पैथेटिक ही थी। लेकिन अब इस बॉडी का ओनर सेलेस्टियल डीमन सेक्ट का लीडर है और अब वो अपनी मर्जी से जिंदगी जिएगा। और भाई, सिर्फ एक डंडी से उसने पूरे टाउन को रेड पेंट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली ये पार्ट मुझे सेंसर करना पड़ेगा क्योंकि लड़का सच में बहुत क्रूअल है। पीछे से कोई चिल्लाता है, मॉन्स्टर! आखिरी बचा हुआ ब्लडफैंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन डिमिट्री उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक देता है और बोलता है, लॉ इज लॉ। तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि बाकियों को वार्निंग मिले कि लॉ तोड़ने का क्या होता है। फिर पूरे टाउन को इकट्ठा करके डिक्लेयर करता है, मेरा नाम रोमन डिमिट्री है। अगर किसी को इनकी सजा से प्रॉब्लम है तो कभी भी मेरे पास आ जाना। बैक जॉन्ग हुक, जिसने मुरिम वर्ल्ड कप पिनाकल छुआ था अनमैच्ड स्ट्रेंथ से। लाखों मार्शल आर्टिस्ट्स को उसने कत्ल किया। जब दुश्मनों का खून नदी बन गया था, तब सबने माना था कि सेलेस्टियल डीमन सेक्ट ही मुरिम वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। लेकिन अभी इस पल उसे स्ट्रीट के चूहों से डील करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है। वो हैंड्स को बुलाता है और बोलता है, गार्ड्स को सब कुछ नोटिफाई कर दो। हुआ और जगह को क्लीन करवाओ। सर्वेंट बस सिर झुकाकर बोलता है, जी तुरंत करता हूं, और भाग जाता है। रोमन अकेला रह जाता है और मन में सोचता है कि ये बॉडी कितना वीक और यूजलेस है। इन्फॉर्मेशन गैदर करने और खुद को स्ट्रांग बनाने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तभी वो लड़का जिसे उसने बचाया था उठता है और हाथ जोड़कर थैंक यू बोलता है। आपने मेरी जान बचा ली यंग मास्टर। रोमन कोल्डली देखता है, मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं किया। ब्लड फैंक्स ने लॉ तोड़ा था, उनको पनिशमेंट मिली, बस। अब अगर जीभ अपने मुंह में रखनी है तो अपनी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करो। लड़का जो अभी ग्रैटिट्यूड दिखा रहा था अचानक थ्रेट सुनकर डर जाता है। फिर जल्दी जल्दी बताता है, मेरे रिलेटिव्स ने ब्लड फैंग से लैंड खरीदने और फार्मिंग शुरू करने के लिए पैसे उधार लिए थे। क्रॉप्स बेचकर हम इजीली रीपे कर देते, लेकिन उन हरामियों ने हमारी सारी फसल जला दी ताकि हम डेट ना चुका सकें। बाद में पता चला कि ये सब ब्लैकमेल करने के लिए किया, मेरी छोटी बहन को उठाने के लिए। लड़का चीखता है, ये दुनिया फेयर नहीं है, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर रोते हुए कहता है, बस एक ही रिक्वेस्ट है यंग मास्टर, मेरी बहन को बचा लीजिए। रोमन उसकी आंखों में देखता है। वो नज़र उसे मैट डीमन की याद दिलाती है, 4 सुपीरियर किंग्स में से एक, जिसे उसने भी कभी ऐसे ही गंदे प्लेस में मिला था। फिर पूछता है, नाम क्या है तेरा? लड़का बोलता है, केविन। रोमन बस इतना कहता है, ठीक है केविन, मैं सिचुएशन देख लूंगा, सब हैंडल कर दूंगा। केविन जोर जोर से थैंक यू चिल्लाता है। रोमन को लगता है कि इस लड़के से उसका लंबा रिलेशन बनने वाला है। सीन बदलती है। एक कैरेज आ रही है। अंदर से कोई बोलता है, मिस फ्लोरा, हम डिमिट्री एस्टेट के पास पहुंच गए। ब्लॉन्ड लड़की आह भरती है, समझ गई, उसे इस रोमन डिमिट्री से मिलना पड़ेगा। 1 महीने पहले का सीन। कैसल में कोई चीख रही थी कि ये क्या बकवास है, मैट्री फैमिली से अरेंज मैरिज क्यों? उसके फादर ने समझाया, हमारी लैंड्स वॉर की वजह से बर्बाद हो चुकी हैं बेटी। फ्लोरा गुस्से में, तो क्या इसीलिए मैरिज फिक्स कर दिया, और वो भी एडमिट जैसे फैमिली से, पुराने माइनर्स और लोहारों का परिवार? फादर ने बीच में टोका, मैं बस सॉरी बोल सकता हूं कि इतना पथेटिक फादर हूं। प्रेजेंट में कैरेज रुकती है। फ्लोरा मन ही मन सोचती है कि कम से कम सेकंड सन से होती तो उसका फ्यूचर ब्राइट था, लेकिन रोमन ने खुद अपने फादर से उसकी हैंड मांगी थी। उसकी रेपुटेशन तो सब जानते हैं, लग्जरी, प्लेजर, ड्रग्स, और आज तो पता नहीं कितना परफ्यूम डालकर आया है। कॉरिडोर से गुजरती हुई वो डिसाइड करती है कि कितना भी जरूरी हो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर रोमन के सामने आकर सीधा बोलती है, इस मैरिज को फॉरगेट कर दो। रोमन चेहरे पर स्माइल लाते हुए, सच में बहुत बढ़िया आइडिया है। फ्लोरा कंफ्यूज हो जाती है। रोमन कामली एक्सप्लेन करता है, मैंने भी सोचा कि तुम जैसी अमेजिंग लड़की का डिमिट्री फैमिली के इडियट से मैरिज करना बेवकूफ़ी है। फ्लोरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सीरियसली बोल रहा है?
रोमन बोलता है, मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, फादर से तुरंत बात करनी है। फ्लोरा रोकती है, रुको, सुना था तुमने ही तो फादर से मेरी हैंड मांगी थी, अब अचानक कैंसिल कर रहे हो? रोमन सीधा पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? फ्लोरा फट से, नो। रोमन मुस्कुराते हुए, तो फिर हम एक दूसरे को प्रॉब्लम क्यों करें? मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। मैंने खुद को इडियट बोला है ना, डिवोर्स वाला इडियट भी कहलवा लूंगा। फ्लोरा समझ नहीं पा रही कि ये वही इडियट है जिसकी बातें सब करते हैं। डोर बंद होता है, अंदर जोरदार बहस सुनाई देती है। फादर चिल्लाते हैं, ये मैरिज कैंसिल करने का मतलब क्या है? रोमन कामली, बस आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, लड़की को ऑलरेडी बोल दिया है। फादर गुस्से में, सब तुम्हें डिमिट्री फैमिली का फूल कहते हैं, मैं बस एक अच्छा रिलेशन फिक्स करना चाहता था। बस एक ब्यूटीफुल लड़की से शादी करनी थी जिसके लिए तुमने खुद रो रो कर मांगा था। कुछ टेबल से उठाकर रोमन के सिर पर दे मारते हैं। अब अगले 6 महीने बैटलफील्ड भेजने का प्लान था, अब तो पक्का भेजूंगा। बोल कुछ है? रोमन शांति से, कुछ नहीं कहना है। फादर फिर बोलते हैं, सुना ब्लड फैंग से पंगा लिया, तुम जैसे वीक से ये पॉसिबल नहीं, अब अपने मेस खुद क्लीन करो, मैं हेल्प नहीं करूंगा। फादर को लगता है कि अब ये रोने गिड़गिड़ाने लगेगा, पर रोमन बस बोलता है, समझ गया, सब खुद हैंडल कर लूंगा। फादर शॉक, मतलब? रोमन, जो प्रॉब्लम मैंने क्रिएट की मैं ही सॉल्व करूंगा, जब तक सब फिक्स नहीं होता वापस नहीं आऊंगा। डोर बंद, बाहर कोई पूछता है, यंग मास्टर पागल हो गए हो क्या? रोमन वापस फ्लोरा के पास आता है, तुम अभी भी यहीं हो? फ्लोरा वॉर्न करती है, ब्लड फैंग्स नोबल से भी नहीं डरते, तुम्हें थ्रेट मानेंगे तो मार डालेंगे, फादर से जाओ, माफी मांगो, सब छोड़ दो। रोमन कोल्डली, ऐसा क्यों करूं? फ्लोरा सारी रीजंस बताती है, लेकिन रोमन बीच में टोकता है, लगता है तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। सीन कुछ घंटे पहले की थी। हैंड्स रोमन पर परफ्यूम डाल रहा था ताकि ब्लड की स्मेल छुप जाए, और टाइट क्लोथ्स उतारने नहीं दे रहा था। रोमन सोच रहा था कि मैरिज अभी कॉम्प्लिकेट कर देगा, लेकिन लड़की ने कभी उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था, इसलिए डिसेंटली खत्म करना चाहता था। लेकिन अब उसे पता चल गया कि लड़की ने शुरू से ही रिस्पेक्ट देने का प्लान नहीं बनाया था, इसलिए अब वो भी नहीं दिखाएगा। रोमन फ्लोरा से बोलता है, तुम बहुत एरोगेंट लग रही हो, मैरिज तोड़ते वक्त सर्कमस्टेंसेस नहीं सोची, अब कंसर्न दिखा रही हो। जब मैंने कहा कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा तभी एंग्शियस हो गई, बस गुड पर्सन बनने का शो ऑफ चाहिए था ना। अब जब मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी तो चिंता क्यों? फ्लोरा बस खड़ी रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। समझ लो कि कभी भी उसने मेरे डिसीजन में इंटरफेयर नहीं किया। अब हम अलग अलग रोड्स पर चलेंगे, अपनी अपनी लाइफ खुद संभालेंगे। मैंने फादर से फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वादा इसलिए किया था ताकि किसी को लगे नहीं कि ये ब्रेकअप का रिजल्ट है, और मैं इस लड़की से आगे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। ये हमारी फर्स्ट और लास्ट मुलाकात थी। उसी रात कोई किसी को रोकता है, बस करो और मत पिया करो। ये लिएना है, डिमिट्री की मदर। फादर कन्फेस करते हैं, आज फिर रोमन पर हाथ उठा दिया, सॉरी फील हो रहा है। नोबल्स बनने के बाद मैंने सोचा था कभी अपने बेटे को वो सिचुएशन नहीं झेलनी पड़ेगी जो मैंने झेली। लिएना प्यार से, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हेल्दी बड़े हुए ना, बस यही काफी है। फादर फिर भी परेशान, पर समझ नहीं आता ये लड़का ऐसा क्यों है। रोमन ही तो था जो मेरे साथ हार्ड टाइम्स में रहा था। लियाना स्माइल करती है, हमसे पेरेंट्स के तौर पर गलतियां हुई हैं, लेकिन अब भी सिर्फ हम ही हैं जो इसे करेक्ट कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो पुराना रोमेरो जिसे मैं जानती थी, वो हमारे बेटे को सही पाथ पर वापस लाएगा। हस्बैंड चौंकते हैं, ब्लड फैंग्स वाली बात कर रही हो? लियाना हाँ में सिर हिलाती है, हाँ, गुस्से में बोल दिया होगा, लेकिन लड़का थोड़ा हेडस्ट्रॉन्ग है। कैप्टन जॉनथन से बात कर लो, थोड़ी हेल्प कर देंगे। फिर वो सर्वेंट को बुलाते हैं और ऑर्डर देते हैं, कैप्टन जॉनथन को बुलाओ। अगली सुबह रोमन टाउन में अकेला घूम रहा है। हैंस पीछे पीछे चिल्ला रहा है, यंग मास्टर रुकिए, ब्लड फैंग जरूर रिवेंज लेंगे कल की बात का। रोमन कामली पूछता है, बता हैंस, इन लोगों को इतना पावरफुल कब से बनने दिया तुम सबने? हैंस, मुझे नहीं पता सर। रोमन एक्सप्लेन करता है, वॉर में फेम ही फियर पैदा करती है। ब्लड फैंग्स बेरहम है, इसलिए लोग डरते हैं, और डर की वजह से वो और एफिशिएंट बन जाते हैं। हैंस, तो आप कह रहे हो कि वो डेंजरस नहीं है या वीक हैं? रोमन मुस्कुराते हुए, वो उतने ही वीक हैं जितना फियर वो मुझ में पैदा कर सकते हैं। सीन बदलती है, एक रेस्टोरेंट में फीस्ट आता है। हैंस खुश होकर, वाह, खाना तो कमाल का लग रहा है। रोमन खड़ा होता है, मैं बाहर जा रहा हूं, तू यहीं रह, इन्वेस्टिगेशन में कंटिन्यू करूंगा, तेरे लिए डेंजरस हो जाएगा। हैंस चौंक कर खड़ा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं यंग मास्टर के साथ रहूंगा, चाहे जान पर बन जाए। रोमन एक पल रुकता है,
फिर सीरियसली पूछता है, सच में खुद को मेरा आदमी मानता है? हैंस जोश में, हमेशा। रोमन, तो फिर पीछे रह, मैं ऐसे बेवकूफ़ी में तुझे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हैंस वहां खड़ा रह जाता है, आंखें नम, दिल में कुछ अजीब सा फील। फिर अचानक दौड़ता है, अब इमोशन में टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं, सबको इन्फॉर्म करना है। इन कुछ दिनों में रोमन को समझ आ गया था कि ब्लड फैंग्स दिखते जितने स्ट्रांग हैं उतने हैं नहीं। प्रॉब्लम यह है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑपरेट करते हैं। पूरा ऑर्गेनाइजेशन खत्म करना मुश्किल है, पब्लिकली पनिश नहीं करना चाहते और ढूंढना भी आसान नहीं, तो बस करना यह है कि उन्हें खुद अपने पास बुलाओ। इसीलिए जानबूझकर हैंड्स के साथ सिटी में घूम रहा था। वैसे भी आज डिमिट्री नाइट्स का ट्रेनिंग डे है, स्ट्रीट्स पर पेट्रोल कम है, रिवेंज के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। तभी पीछे से आवाज आती है, रोमन, डिमिट्री। 3-4 आदमी घेर लेते हैं, एक जंप करके आगे आता है, ये हमारा रिवेंज है, ब्लड फैंग से पंगा लेने की प्राइस चुकानी पड़ेगी। उसी वक्त दूसरी तरफ को चिल्लाता है, कैप्टन। मैसी बालों वाला आदमी मुड़ता है, हैंड्स दौड़ता हुआ कैप्टन जॉनथन के पास पहुंचता है, हांफते हुए, यंग मास्टर खतरे में है, ब्लड फैंग्स ने घेर लिया है। जॉनथन चौंकते हैं, क्या बकवास कर रहा है? लेकिन उधर रोमन ने पहला अटैक इजीली डॉज कर लिया, अटैकर के पेट में एल्बो मारी, डैगर छूट गया, हवा में ही दूसरे हाथ से पकड़ लिया। अगले पल अटैकर का गला दबा हुआ था। सब शॉक। जिस रोमन डिमिट्री को वो जानते थे ये बिल्कुल अलग था। रोमन कामली, क्या कर रहे हो सब, एक साथ आओ ना। सोल्जर्स के पास हैंस चिल्ला रहा है, सच में यंग मास्टर ने सारे ब्लड फैंग्स को अकेले लात मार के भगा दिया था, अब फिर गए हैं। जॉनथन को याद आता है कि रोमेरो ने हेल्प मांगी थी। वो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि जो लड़का तलवार तक ठीक से नहीं पकड़ सकता वो ये सब कैसे। फिर भी ऑर्डर देते हैं, वेपन्स उठाओ, यंग मास्टर को कुछ नहीं होना चाहिए वरना हम सब की खैर नहीं। लेकिन तब तक तो पुअर ब्लड फैंग जमीन पर पड़े कराह रहे थे। एक को पेट में घुसा, दूसरे के गंजे का पेट किक से फट गया। रोमन हंसते हुए, बस 3 ही हो तुम लोग। आखिरी वाला धमकी देता है, 3 को मार चुके, अब तू नहीं बचेगा। रोमन हंसते हुए उसकी जांग पर डैगर हल्के से फिराता है, तीनों मर जाते, बेहतर होगा सवालों के जवाब दे। सबसे पहले, तुम्हारा लीगर कौन है? सीन बदलती है। उसी शहर के बीचों बीच वाली बार में अचानक दरवाजा खुलता है, रोमन अंदर घुसता है। काउंटर पर वही गंजा आदमी जो अभी अभी पीटा गया था। चौंक कर, यंग मास्टर? रोमन खुशी खुशी हाथ हिलाता है, हाय। बारटेंडर कंफ्यूज्ड, आज ये इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है? फिर भी पूछता है, क्या पिएंगे? रोमन, टीयर ऑफ द डॉन। बारटेंडर, ये तो हमारे पास नहीं होता सर, कुछ और? रोमन, तो जो सबसे स्ट्रांगेस्ट हो दे दो, सुबह एक काम निपटाना है। पहले जो आदमी पकड़ा गया था उसने बताया था कि सारे मिशंस इसी सेंट्रल बार से मिलते हैं, बस स्पेशल कोड बोलना पड़ता है, टीयर ऑफ द डॉन। और रोमन ने वही कोड बोला। पूरी बार में सन्नाटा छा जाता है। बारटेंडर धीरे से पीछे वालों को आवाज देता है, मारो। लेकिन अगले ही पल उसका मुंह फट चुका था। सब शॉक रह जाते हैं कि ये लड़का सबके सामने ऐसा कर गया, और अब तो गेम शुरू होने वाला था। लोग चिल्ला रहे थे, मार डालो इसे, मार डालो। इधर शहर के लोग बार से भागकर गार्ड्स को बुलाने दौड़े, लेकिन एक झटके में एक की गर्दन के पीछे वार और बाकियों का गला दबाकर चोक होल्ड। पलक झपकते ही कई सारे आदमी जमीन पर पड़े थे, हैरान परेशान, सोच रहे थे कि अभी अभी हुआ क्या है। डिमिट्री परिवार का वो तथाकथित इडियट ने 3-3 आदमियों को धूल चटा दी थी, इससे पहले कि उन्हें समझ भी आए कि चल क्या रहा है। मिरिम की दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है ब्रीदिंग टेक्निक से खुद को स्ट्रांग बनाना। कम समय में ही बेक ने मित्री के शरीर को काफी इंप्रूव कर दिया था। हाँ, वो अभी भी अपने पुराने लेवल से बहुत दूर था, लेकिन ये वाले आदमी अब उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। थोड़ी देर बाद बारटेंडर उठने की कोशिश करने लगा, समझने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या है। रोमन ने कमेंट किया, अरे वाह, बिल्कुल टाइम पर उठे हो भाई, मैं तो अभी सब खत्म करने ही वाला था। मोटा तगड़ा बारटेंडर बोला, तुम हमारी दुकान पर हमला क्यों कर रहे हो रोमन? डिमिट्री ने उसे इडियट बोलकर टोका, तुझे पता है ना, तूने ही इन आदमियों को मेरे पीछे भेजा था। फिर बोला, लेकिन कुछ बातें हैं जिनके बारे में मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, तो अब हम लोगों को थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। कुछ देर बाद जोनाथन वहां पहुंचा और हैरानी से पूछा, ये सब सच में यंग मास्टर ने किया है? तभी दूसरे फ्लोर पर एक सैनिक दिखा और जोनाथन को बताया, लगता है यंग मास्टर लॉरेंस एस्टेट की तरफ गए हैं। जोनाथन कंफ्यूज्ड होकर बोला, लेकिन क्यों? सैनिक ने बताया, ऐसा लगता है कि ब्लड फैंग्स का बेस वहीं है। 1 घंटा पहले की बात है, डिमिट्री बारटेंडर से बोला था, अभी सब कुछ कन्फेस कर दे तो बेहतर है।
इस रफ्तार से तो तेरी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, पहले सच बोलने से पहले ही। गंजा बारटेंडर चेतावनी देने लगा। मुझे इस लड़के से कुछ नहीं कहना, तू मुझे मार भी देगा तो ब्लड फैंक्स बदला लेंगे। रोमन मुस्कुराया और बोला, नामी को तुम्हारा ये एटीट्यूड बहुत पसंद आया। जो लोग सबसे ज्यादा रेजिस्ट करते हैं सच बोलने से पहले, उन्हें मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूं बात करवाते हुए। बूढ़े आदमी ने कहा, टाइम वेस्ट कर रहा है मार डाले से। लेकिन रोमन बोला, यही तो पता करना है। फिर बोला, अब टाइम आ गया है इसको रिजॉल्व करने का। मुझे टेस्ट करना है कि सच में ये कुछ नहीं बोलेगा। रोमन ने एक फोटो निकाली। उसमें वो गंजा आदमी था और उसके बगल में एक लड़का। रोमन ने पूछा, अगर मैं इस फोटो वाले लड़के को ढूंढकर मार दूं तो क्या होगा? गंजे ने कहा, वो मेरा बेटा नहीं है, मार दे तो मार दे। रोमन हंसा, तू बहुत बेकार झूठ बोलता है यार, लड़का तो बिल्कुल तेरी कार्बन कॉपी है। आदमी गुस्से में चिल्लाया, एक नोबल होकर फैमिली को थ्रेट कैसे कर सकता है? रोमन शांति से बोला, मैंने सीखा है कि ब्लड फैंक्स फी मेंबर इसलिए अपनी जान दे देते हैं रिवेंज के लिए, क्योंकि ग्रुप खुद फैमिली को इस्तेमाल करके लोगों को करप्ट करता है। कर्ज, धमकी, इसी से दूसरे लोगों को भी अपने साथ मिलाता है। और सबसे आसान तरीका किसी से अपना काम करवाने का, फैमिली को इस्तेमाल करो। आदमी अभी भी अकड़ में था। तुझे सच पता चल भी जाए तो भी ब्लड फैंग्स मुझे मार डालेंगे। रोमन बोला, जरा सोच समझ कर दाव लगाया कर, मैं सीरियस हूं, मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा, ये मेरे नाम की कसम है। लेकिन सैनिकों को भेजने से पहले तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं सच बोलने का। अब चुन, ब्लड फैंक्स पर दाव लगाकर अपने बेटे को तड़पता देखेगा या मुझ पर दाव लगाकर मुझे उन आदमियों को हैंडल करने देगा। चॉइस तेरी है। सीन शिफ्ट होता है, एक गली के बीचों बीच एक घर। कोई पूछता है, सच में? दूसरा बोला, हाँ, शहर के बीच वाली पूरी डिवीजन को अकेले रोमन ने खत्म कर दिया। अगर नाइट्स भी इन्वॉल्व हो गए तो हम सच में खतरे में हैं। वुल्वरीन जैसी दाढ़ी वाले बूढ़े ने कहा, मुझे नहीं पता था उस लड़के में इतना दम है। लेकिन एक पूरी डिवीजन का खात्मा, वो भी उस लड़के ने जिसे स्वॉर्ड्समैनशिप एकेडमी ने रिजेक्ट कर दिया था। पहला आदमी बोला, रोमन अभी कहाँ है? दूसरा बोला, अभी अभी डमिट्री रीजन छोड़कर निकला है। अकेला? हाँ, अकेला। गुड, लगता है वो अकेले ही पूरे ठिकाने पर अटैक करने वाला है। फिर उसने ऑर्डर दिया, सारे ग्रुप को इकट्ठा करो, डमिट्री नाइट से भिड़ने से पहले ही रोमन को मार डालो। फिर उसके शरीर को शहर में टांग देंगे ताकि सबको पता चले ब्लड फैंग से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। हमारी बदनामी फिर से रिवाइव हो जाएगी। अगला सीन एक दूसरा महल। कोई पूछता है, बार्को फैमिली क्या कर रही है? एल्डर्स की मीटिंग चल रही थी। सब डिस्कस कर रहे थे कि बार्को बहुत सारा पैसा उधार ले रहे हैं, मतलब वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें भी अपनी फोर्सेस कंसोलिडेट करनी होंगी, इससे पहले कि वो और स्ट्रांग हो जाएं। ब्लॉन्ड आदमी ने कहा, लगता है जंग तो होकर रहेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक रेस्पेक्टेड आदमी ने जोड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बार्को को सपोर्ट करती दिख रही है। लाल सूट वाले बूढ़े ने मेज पर मुक्का मारकर बोला, हम 1 इंच भी जमीन नहीं खो सकते। लॉरेंस फैमिली पूरी तरह फर्टाइल लैंड पर निर्भर है। कोई बहस करने लगा कि पुराने डॉक्यूमेंट्स में कर्ज साबित होता है। बूढ़े ने झटक दिया, सब झूठ है। तभी किसी ने डिस्कशन रोका, सब शांत हो जाओ। ब्लॉन्ड आदमी ने जोर देकर कहा, वो टेरिटरी हम छोड़ नहीं सकते, वरना बाकी सब फैमिलीज भी हमसे छीन लेंगी। बार्को हमारा विरोध करना चाहते हैं तो हमें पूरी ताकत से रेजिस्ट करना होगा। इसलिए हमने डमिट्री फैमिली से शादी फिक्स की है। सब मुस्कुराए। डमिट्री तो सच में बहुत अमीर है, उनके हथियार टॉप नॉच हैं। बार्को कितना भी कर्ज ले लें, डमिट्री जितना पैसा कभी नहीं होगा। बाप ने दोहराया, इसलिए मैंने अपनी बेटी को उस इडियट से शादी के लिए पुश किया, वो तो मना करेगा ही नहीं। दूसरे आदमी ने ढांढस बंधाई, आप खुद को ब्लेम मत कीजिए, ये सबके लिए बेस्ट चॉइस थी। बाहर कोई ईव्सड्रॉपिंग कर रहा था, फ्लोरा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने बाप को ये न्यूज़ कैसे ब्रेक करेगी। उसने सोचा भी नहीं था कि जब उसे पता चलेगा कि उसने शादी के लिए हाँ नहीं की तो उसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे किसी आदमी को बेच दी जाए। प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ उसके बाप का प्लान नहीं था, ये तो उसकी पूरी फैमिली का फ्यूचर था। फिर भी उसने डिसाइड किया वो सच बोलेगी। वो खुद को तैयार कर रही थी ये समझाने के लिए कि वो बिना फीलिंग्स वाले इंसान से शादी नहीं करेगी। तभी कोई जल्दी जल्दी आया और चिल्लाया, लॉर्ड लॉर्ड। फ्लोरा कंफ्यूज्ड होकर मुड़ी। आदमी ने फ्लोरा को नमस्ते किया और फिर दरवाजे के पास जाकर चिल्लाया, लॉर्ड इमरजेंसी है। इधर दूसरी जगह कोई दरवाजा पीट रहा था, हरामी दरवाजा खोल। ये जोनाथन था जो लॉरेंस टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा था। गार्ड बोला, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जोनाथन चेतावनी देने लगा, अगर देरी की वजह से रोमन को कुछ हुआ तो तुम सब भुगतोगे। तभी गेट पर दूसरा आदमी दौड़ता आया, कैप्टन मुसीबत हो गई, लॉरेंस स्क्वायर में भी हाहाकार मचा हुआ है।
जोनाथन को सबसे बुरा डर लग गया। उसने धमकी दी, अब नहीं खोला तो दरवाज़ा तोड़ दूंगा। वापस स्क्वायर पर लोग डर के मारे कांप रहे थे। कोई ऊपर लटका हुआ था। लोग सोच रहे थे कि बीच में पड़े या नहीं। वो वुल्वरीन जैसा बूढ़ा आदमी था जो अब चिल्ला चिल्लाकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसे पूरा यकीन था कि एक अकेले नोबल इडियट को हराना बहुत आसान होगा। ये तो बहुत आसान काम होता। गैंग में से किसी एक को भी भेज देते तो हो जाता। लेकिन असल में उनके पास तो कई सारे हथियारबंद आदमी थे। उसे पूरा यकीन था कि हारना नामुमकिन है, या कम से कम उसने यही सोचा था। वो तब तक जब तक उसने अपने सामने सबको मरा हुआ नहीं देख लिया। फिर उसे पता चल गया कि अब उसकी भी बारी है। वो हकलाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे मत मारो। जिंदगी बच जाने के डर से कांप रहा था। हकलाते हुए रहम की भीख मांगने लगा। रोमन की टांग पकड़ ली और बोला, मुझे मत मारो प्लीज। लेकिन रोमन ने तो उसे बस शहर के बीचों बीच फेंक दिया सबके सामने। वो आदमी फिर चिल्लाया, अगर जान बख्श दो ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा कुत्ता बन के रहूंगा। रोमन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब कुत्ता बनने का ऑफर दे रहा है, पहले दांत दिखाने से पहले देना चाहिए था। फिर उसने पूरे शहर को आवाज दी, ये आदमी है ब्लड फैंग्स का लीडर। सब जानते हैं ये कैसा इंसान है। इसने दिमिट्री फैमिली को धमकी दी, लोगों को गंदी तरकीबों से ठगा। इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो जुर्म किए हैं वो सबके सामने हैं। रोमन ने ऐलान किया, मैं इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को और इसके फैलाए हुए जहर को जड़ से खत्म कर दूंगा। भीड़ हैरान खड़ी थी। तभी जोनाथन स्क्वायर की तरफ आया और सीन देखकर तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लीडर का क्या हुआ ये बताने की जरूरत ही नहीं थी। फिर सीन शिफ्ट होता है उससे पहले वाली मीटिंग पर। कोई पूछता है, सच में हुआ ऐसा? एक सैनिक बोला, हाँ सर, मैंने रोमन दिमिट्री को अंदर जाने दिया था क्योंकि वो मिस फ्लोरा के फ्यूचर हस्बैंड है। लेकिन आधे घंटे बाद ही रोमन वापस आए, एक आदमी को घसीटते हुए शहर के बीचों बीच लाए, बोले ये है ब्लड फैंग्स का लीडर, और सबके सामने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। बाप तो सन्न रह गए। बाकी सब यही पूछ रहे थे कि भाई ये क्या तमाशा है। एक बुजुर्ग बोले, लॉर्ड की परमिशन के बिना किसी को मारना पनिश करना ये तो इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन लॉर्ड को तो इन सब झमेलों से ज्यादा इंटरेस्ट था इस बात में कि जिस लड़के का उनकी बेटी से रिश्ता तय हुआ है उसने अकेले दम पर ब्लड फैंग्स को नेस्तनाबूद कर दिया। फिर उन्होंने ऑर्डर दिया, रोमन दिमिट्री को बुलाओ, मुझे खुद उस लड़के से बात करनी है। कुछ देर बाद रोमन को एस्कॉर्ट करके लाया गया, साथ में वो गेटकीपर और जोनाथन भी, जो कि एक मशहूर नाइट थे। फ्लोरा के पिता ने जोनाथन को तुरंत पहचान लिया। उन्हें लगा कि रोमन ने तो जोनाथन की मदद से ही ये सब किया होगा। दिमिट्री फैमिली का सबसे बड़ा बेटा खुद को इंट्रोड्यूस करता है। पापा ने एक्सप्लेनेशन इग्नोर कर दिया और सीधे पूछा, तूने इतना वायलेंट काम क्यों किया? रोमन ने बताया, कुछ दिन पहले ब्लड फैंग्स ने एक मासूम सिटीजन को बहुत मारा था, बस वहीं पर मैंने उन सबको एग्जीक्यूट कर दिया था। बाहर फ्लोरा कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही थी। उसने एक नाइट को बुलाया और फुसफुसाई, तुमने सच में रोमन दिमिट्री को अंदर जाने दिया था? नाइट बोला, हाँ मिस। तो वो पापा के रूम में क्यों गए थे? नाइट मुस्कुराते हुए बोला, शायद आप सबसे लास्ट में पता चलने वाली हैं। फ्लोरा तो अलार्म्ड हो गई। अंदर रोमन बोल रहा था, इसलिए मुझे ब्लड फैंग्स का बेस इन्वेड करना पड़ा और उनके लीडर को मारना पड़ा, बस यही पूरी स्टोरी है। लेकिन लॉर्ड ने कहा, लॉरेंस की जमीन पर किसी को एग्जीक्यूट करने का तुझे हक नहीं था। रोमन ने मान लिया, लेकिन बोला, मुझे शक था कि आप लोग ऐसे गुंडों को हैंडल कर भी पाएंगे या नहीं। ब्लड फैंग्स तो इलाके में बदनाम थे, लोकल सिटीजन्स को परेशान करते थे और कुछ किया ही नहीं गया। इसलिए मैंने खुद ही हाथ साफ कर दिए, क्योंकि मुझे लॉरेंस फैमिली पर भरोसा नहीं था कि वो करेंगे। दोनों तरफ खड़े सर्वेंट्स शॉक्ड रोमन की तरफ देखने लगे, लेकिन रोमन ने डिसअपॉइंटमेंट दिखाते हुए कहा, मैं तो सोच रहा था कि मुझे यहाँ तारीफ के लिए बुलाया गया है कि जिनका काम आप लोग टालते रहे हैं वो मैंने कर दिया। फिर उसने बैरन से पूछा, क्या मैंने जो किया सच में गलत था? बैरन ने पास वाले आदमी से पूछा, बेन माइल्स के बारे में पता था? उसने कहा, हाँ पता था कि अच्छा सिटीजन नहीं था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो ब्लड फैंग्स का लीडर था। तभी लॉर्ड ने कहा, बस बहुत हुआ, अब और डिस्कस करने का फायदा नहीं। अगर लॉरेंस फैमिली ने खुद उस आदमी को हैंडल कर लिया होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। फिर बोले, लड़के को रिवॉर्ड देंगे, और रोमन को जाने दिया। रोमन चला गया, रूम में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक लॉर्ड हंस पड़े। पास वाला आदमी सोचने लगा कि कहीं लॉर्ड पागल तो नहीं हो गए। लॉर्ड इंप्रेस थे, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि असली रोमन दिमिट्री ऐसा होगा। एडवाइजर ने फिर कोशिश की, ऐसे एक्ट को तो अनपनिश नहीं छोड़ सकते, लेकिन पापा ने टाल दिया। कोई बात नहीं, जो लड़का मेरी बेटी का हस्बैंड बनने वाला है वो ठीक है, ऐसे ही हिम्मत वाले बंदे बड़े काम करते हैं। एडवाइजर ने फिर कुछ कहना चाहा, पापा ने काट दिया, बस करो, अब मुझे और नहीं सुनना, लड़का परफेक्ट है मेरी बेटी के लिए। फिर ऑर्डर दिया, फ्लोरा को बुलाओ, मुझे उससे सारी बात करनी है। इधर दिमिट्री टेरिटरी की तरफ वापसी में जोनाथन बोले, तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी। भले हमने ब्लड फैंग्स को खत्म कर दिया, लेकिन एक लॉर्ड को गुस्सा तो कर ही दिया।
रोमन मुस्कुराया, मैंने तो बस ये दिखाया कि उनकी नालाहकी की वजह से हालात यहाँ तक पहुंचे, और अभी तक लॉर्ड को कैंसल्ड मैरिज के बारे में पता भी नहीं चला है, तो वो अपनी बेटी के हस्बैंड को पनिश नहीं करेंगे। जोनाथन को तुरंत समझ आ गया कि रोमन ने सब प्लान किया था। वो हैरान, सामने वाला बंदा आखिर है कौन? ये वो रोमन दिमिट्री तो बिल्कुल नहीं था जिसे वो जानते थे। अचानक रोमन के दिमाग में एक आवाज गूंजी, बाक जोंग हुक। उसकी असली पहचान पुकारते हुए, तू सेलेस्टियल डेमन का बेटा है। अगर उत्तराधिकारी बनना है तो पहले साबित करके तू काबिल है। पहले भूख, ठंड और कड़ी जमीन पर जीना सीख। लेकिन उसके पिता ने चेतावनी भी दी थी, अगर मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। सिर्फ एक ही तरीका था काबिल साबित होने का, सब पर राज करना। बेशक बाघ को पहले ही पीट पीट के तोड़ दिया गया था। एक मोटा बच्चा हंसते हुए बोला था, सोचा था सेलेस्टियल डेमन का बेटा बेग ज्यादा ताकतवर होगा, आखिर में तो बस घमंडी ब्रैट निकला। बेग खड़ा ही हुआ था कि फिर मुंह पर मुक्का पड़ा। बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता था। बाकी बच्चे जो दूर खड़े थे बस सोचते थे कि कितना बेवकूफ है ये। जहां बाकी बच्चों को बचपन में फैमिली प्रोटेक्ट करती थी, वहीं बेग को उस दुनिया में धकेल दिया गया था जहां सिर्फ ताकतवर ही जीते हैं। अब दिमिट्री टेरिटरी में रोमन बाथटब में रिलैक्स कर रहा था, पीसफुल बाथ लेते हुए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने छोटे से काम से उसका शरीर इतना थक कैसे गया। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में आंख खोलने के बाद उसने बहुत कुछ झेला है। ब्लड फैंग्स को खत्म करने के लिए जिसने भी रास्ता रोका सबको मारना पड़ा। फिर भी कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि ये साबित करता है कि वो इंसान के तौर पर बदला नहीं है। जरूरत पड़ी तो दुश्मनों को टॉर्चर करेगा, जो उसकी जान लेना चाहेंगे उन्हें खत्म कर देगा। यही जिंदगी उसने हमेशा जी है, और रोमन बन जाने से भी कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि अब ऐसे बाहर निकलना दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। उसे इस दुनिया के रूल्स अभी पूरी तरह से समझ नहीं आए हैं। ऊपर से उसकी असली ताकत बहुत कम हो चुकी है। अब हर कदम सोच समझ के उठाना पड़ेगा। अचानक दरवाजे से आवाज आई, यंग मास्टर, लॉर्ड ने बात आपको करनी बुलाया है। रोमेरो ने पूछा, क्या सच में उस लड़के ने अकेले ही ये सब कर डाला? जोनाथन ने कंफर्म किया, हाँ लॉर्ड, रोमन बहुत बदल गया है। पापा अभी भी हैरान परेशान। लेकिन नाइट ने फिर कहा, ये यंग मास्टर वो पुराने वाले नहीं रहे जिन्हें हम जानते थे। रोमेरो ने मान लिया, रोमन हमेशा से मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज रहा है। इकलौता बेटा जिसमें कोई खास बात नहीं थी, फिर भी जब हम गरीब थे तब सबसे ज्यादा मुश्किलें उसी ने झेली थीं। बहुत पहले की बात है, रोमन ने अपने पापा को एक कैंडी दी थी। पूछा गया तो बस बोला, ये मीठी है। रोमेरो उस वक्त माइंस में काम कर रहे थे। बेटे को आते देखा तो बोले, इतनी खतरनाक जगह पर क्यों आया, सेफ नहीं है यहां। लेकिन लड़का बस मुस्कुराया और बोला, पापा बहुत काम करते हो इसलिए स्वीट लाया हूं, ताकि एनर्जी आए। जल्दी काम खत्म करो और घर जल्दी आ जाओ। रोमेरो को तो बस यही चाहिए था कि उनका बेटा खुश रहे, इसलिए हमेशा उसे सबसे ज्यादा प्यार दिया, पैसे दिए ताकि कोई गरीब ना बोले। कभी सोचा नहीं था कि यही बात रोमन को गलत रास्ते पर ले जाएगी। दिल का एक हिस्सा तो पहले ही उससे हार मान चुका था, लेकिन अब जब सुना कि उसने ब्लड फैंग्स को अकेले नेस्तनाबूद कर दिया, तो दिल में एक नई उम्मीद जागी। दरवाजे पर रोमन ने आवाज दी, आ सकता हूं? रोमेरो ने मन ही मन सोचा, चाहे रोमन ने कैसे भी किया हो, उसने ब्लड फैंग्स को खत्म कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये मेरी पहले की नाकामी का बहाना बन जाएगा। रोमन जब अंदर आया तो रोमेरो बोले, सुना है तूने अकेले दम पर ब्लड फैंग्स को खत्म कर दिया। बेक, जो अब रोमन के शरीर में था, अपने इस नए पापा को देख रहा था। वो देख सकता था कि आदमी नर्वस भी है और उम्मीद से भरा भी, लेकिन उसे पता था कि अगर सच्चाई बोल दी तो नज़र पूरी तरह बदल जाएगी। प्रॉब्लम ये थी कि उम्मीद से ज्यादा परफॉर्मेंस हमेशा कीमत वसूलती है। अगर अभी सब कुछ कम करके बोला तो थोड़ा और टाइम मिल जाएगा खुद को और स्ट्रांग बनाने का। पापा बार बार बुला रहे थे। बेक सोच में पड़ गया, सच्चाई बोले या झूठ। सच्चाई छुपाना ज्यादा समझदारी भरा लग रहा था। अचानक बेक की पुरानी यादें उभर आईं, जब वो बच्चा था और पिट रहा था। बुली ने ताना मारा, बस इतना ही दम है। फिर बेक ने जमीन से पत्थर उठाया और बिना रहम के उसके मुंह पर दे मारा। लड़का बुरी तरह जख्मी होकर गिर पड़ा। बेक खड़ा हुआ, दूसरा पत्थर उठाया और फिनिश करने को तैयार। उस दिन से सब उससे डरने लगे। तभी उसे समझ आया कि अकेले की दुनिया में सिर्फ सबसे ताकतवर ही राज करता है। उसने सबको ऐलान किया कि जिसे उसने मारा था वो पहले उनका लीडर था, मतलब अब मैं लीडर हूं। सुपीरियर दिखाना ही टोटल विक्ट्री का एकमात्र रास्ता था। इसलिए बेक ने, यानी अब रोमन ने फैसला किया कि हाँ, ब्लड फैंग्स को मैंने ही खत्म किया था। वो और सेलेस्टियल डेमन दोनों को सुपीरियॉरिटी छुपाना नहीं आता। कुछ देर बाद शहर के ट्रेनिंग ग्राउंड में यंग ट्रेनीज तलवारबाजी प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी किसी ने चिल्लाया, रुक जाओ, लॉर्ड आ गए हैं, रिस्पेक्ट दिखाओ। सबने तुरंत झुककर सलाम ठोका। ग्रुप में एक ब्लॉन्ड लड़का हैरान,
सोच रहा था कि रोमन दिमित्री यहाँ क्या कर रहा है। ट्रेनर ने ऐलान किया, आज हम अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप मिस्टर रोमन के खिलाफ टेस्ट करेंगे। जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे आगे आए। अजीब बात थी, सब पसीना पसीना, कोई भी वॉलंटियर नहीं करना चाहता था। ब्लॉन्ड लड़का समझ ही नहीं पा रहा था कि सब रोमन से इतना क्यों डर रहे हैं, या यूं कहें कि इस बेवकूफ से लड़ने की किसी की हिम्मत क्यों नहीं हो रही। इधर जॉनथन सोच रहे थे कि कोई ऐसा चाहिए जो रोमन को आसानी से हरा दे, ताकि नाइट्स की स्किल दिखे। उन्होंने ऐलान किया कि अगर कोई वॉलंटियर नहीं करेगा तो मैं खुद चुनूंगा। मास्टर होने की वजह से वो खुद नहीं लड़ सकते थे, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। उन्होंने नाम लिया क्रिस। लड़के को झटका लगा। क्रिस, दिमित्री नाइट्स के वाइस कैप्टन। पहली बार जब क्रिस ने रोमन को देखा था, पिछले साल एक बार में, वहां लोग शिकायत कर रहे थे कि कोई ड्रंक तमाशा कर रहा है। वहां कोई चिल्ला रहा था, मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? लड़के ने पूछा, बार बंद करना चाहते हो सच में? अटेंडेंट्स माफी मांग रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन नशे में धुत रोमन बोला, तुम जैसे कचरे को बोलने का भी हक नहीं, और उस आदमी को फिर बुलाया। जब कुछ कहा तो उसने बोतल दीवार पर दे मारी। तब क्रिस ने कहा, बस बहुत हुआ। लेकिन वो बोला, तुम कौन हो? क्रिस ने उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश की और बोले, शर्मिंदा कर रहे हो खुद को। बदले में उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। रोमन ने पूछा, एक लोअर लेवल के नाइट ने मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? बस उस एक थप्पड़ से क्रिस को पता चल गया था कि इस लड़के ने जिंदगी में एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं की। ताकत एक आम आदमी से भी कम है। उसे लॉर्ड के लिए तरस आया क्या ऐसा बेटा है, और पूरा यकीन था कि ये कचरा है, मर जाना ही बेहतर। तो अब यही रोमन उसके साथ ड्यूअल करेगा। उसने कैप्टन से कहा, सर मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, कोई और सूटेबल होगा। लेकिन जॉनथन ने चेतावनी दी, लड़के ने ब्लड फैंग्स को खत्म किया है, तुझे ही करना है। क्रिस कुछ कहने ही वाला था कि जॉनथन ने काट दिया। तो क्रिस बोला, ठीक है, समझ गया। सब ड्यूअल देखने को बेताब थे। दोनों एक दूसरे को शांति से नाप रहे थे। जॉनथन बोले, रुको। लेकिन उसी वक्त क्रिस ने कहा, मेरी एक रिक्वेस्ट है। उसने चेतावनी दी, ड्यूअल में मैं बिल्कुल रहम नहीं करता, चाहे सामने कोई भी हो। अगर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड है तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा। वो पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये आइडिया हरा दिया था। जॉनथन और रोमेरो दोनों सहमत लग रहे थे, और रोमन तो वैसे भी स्माइल कर रहा था, जिससे क्रिस को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। जॉनथन ने कहा कि हंसी से लगता है लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर उसने दोनों साइड्स को रेडी होने को कहा। क्रिस गुस्से से भर गया था, जबकि रोमन बस स्मर्क कर रहा था। जैसे ही जॉनथन ने सिग्नल दिया, क्रिस तुरंत झपट पड़ा। लड़का वहीं खड़ा रहा, उसका वेट कर रहा था। उसने एक मूवमेंट को जल्दी ऑब्जर्व किया, और क्रिस ने फुल स्ट्राइक मारी, जिसे लड़के ने डिफेंड कर लिया। जो लोग क्रिस के साथ ट्रेन करते थे उन्होंने तुरंत रियलाइज किया कि वो फुल एफर्ट दे रहा था, लेकिन जॉनथन तो पहले से इंप्रेस था। लड़के ने सच में ब्लॉक कर दिया था। क्रिस तुरंत पीछे हटा। उसे बस डिफेंस से ही लड़के की स्ट्रेंथ का अंदाजा हो गया था। ऊपर से उसका स्टांस अभी भी कंप्लीटली स्टेबल लग रहा था। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने इस ड्यूअल का सोचा था, लेकिन उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तभी सेटिस्फाइड होगा जब इस बंदे को कंप्लीटली क्रश कर देगा। उसने एक और स्लैश मारी, लेकिन रोमन ने बस साइड स्टेप कर दिया। लेकिन क्रिस ने यह मूवमेंट देख लिया था। उसने अपना बॉडी स्पिन किया और साइड से हिट करने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने फिर डिफेंड कर लिया। रोमन बिल्कुल काम लग रहा था, अटैक्स को ऑब्जर्व कर रहा था। जब क्रिस को लगा कि उसकी बैक में ओपनिंग मिल गई है, मैच तो जीत लिया, अब बस इस ब्लो को लैंड करना बाकी था। लेकिन रोमन बस क्राउच कर गया। उसने ओपनिंग देखी, और उसी मोमेंट क्रिस को पता चल गया कि अब वो हिट होने वाला है। अटैक उसके फेस के बगल से ब्रश होकर गुजर गया, और बंदे को तो नया हिरकट भी मिल गया। डर के मारे वो पीछे हट गया। उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना डेंजरस था। लॉर्ड और कैप्टन दोनों बिलीव नहीं कर पा रहे थे। क्रिस के साथ ट्रेन करने वालों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लूज कैसे कर रहा है, और खुद उसे भी लग रहा था कि क्या ये सच में वही रोमन मित्री की स्किल्स हैं जिन्हें वो जानता था। डिफेंस से लेके इवेजन और अटैक तक कुछ भी कमी नहीं थी। क्या सच में उसने ब्लड प्रिजनर्स को हरा दिया था? क्योंकि अगर हाँ, तो इस पेस पर। उस मोमेंट उसने खुद से कहा कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, और रोमन अभी भी वही पुराना इडियट है। लेकिन तभी रोमन ने कहा कि बस वार्मिंग अप काफ़ी है, और बोला कि इस बार वो पहले जाएगा। और बेचारा अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाया था जब तक रियलाइज़ किया बहुत लेट हो चुका था। आखिरी सेकंड पर लक से डिफेंड कर पाया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि लड़का इतना फास्ट था। वो बैकवर्ड मूव किया, लेकिन रोमन लगातार क्लोज कर रहा था। क्रिस अब बस थोड़ा थोड़ा डिफेंड कर पा रहा था, और आसपास के लोग अटैक्स के सीक्वेंस से डर गए थे। क्रिस को तो अपनी जान बचाने के लिए फुल एफर्ट लगाना पड़ रहा था। कम से कम एक अपॉर्चुनिटी तो ढूंढनी थी इसको खत्म करने की, लेकिन तभी उसे आर्म पर हिट पड़ा और वो साइडवेज गिर पड़ा।
उसे लगा कि पीछे हटना चाहिए, लेकिन तभी उसने देखा कि रोमन ओवरहेड अटैक लेकर आ रहा था। मूवमेंट लंबी और स्लो लग रही थी और उसके चेस्ट का मिडिल परफेक्ट ओपनिंग लग रहा था। उसने बिना हेजिटेट किए फुल फोर्स से स्ट्राइक मारी, लेकिन ये तो रोमन का ट्रैप था जिसने ईजिली डॉज कर दिया। उसने हल्का सा स्माइल दिया और उसी मोमेंट क्रिस को रियलाइज हुआ कि वो ट्रैप में फंस चुका है। उसे पता था कि इस रेट पर वो विन नहीं कर सकता, और सबसे बुरा तो ये था कि रोमन से हारना। तभी उसने अपनी स्वॉर्ड को टाइटली ग्रिप किया और उसमें से ऑरा इमर्ज होने लगी। जॉनथन ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, लेकिन क्रिस ने ऑलरेडी 1 स्टार ऑरा एक्टिवेट कर दी थी। बेशक बेग भी सरप्राइज था और अरीना में एक्सप्लोजन हो गया। आसपास के लोग कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। रोमेरो को टेंशन हो रही थी कि रोमन को कुछ हो ना गया हो। उसने रिलीफ की सांस ली जब रियलाइज हुआ कि रोमन ने बाल बाल बचकर उस ऑरा इन्फ्यूज स्वॉर्ड से बच गए थे। क्रिस, जो ऑरा एक्सीडेंटली यूज करके डिसोरिएंटेड हो गया था, उसे तुरंत चिन पर स्ट्राइक पड़ी। नेचुरली ना जॉनथन ना ही रोमेरो को एक्सपेक्ट था कि रोमन जीतेगा, लेकिन वहीं क्रिस जमीन पर पड़ा था। सब हमेशा पूछते थे कि कैप्टन का ये नया यंग प्रोडिजी कौन है। बाकी लोग जवाब देते थे कि वो अब तक का सबसे बेस्ट है। इतना यंग होने के बावजूद वो ऑलरेडी 2 स्टार नाइट था। रूमर्स थे कि सिर्फ 6 महीने ट्रेनिंग के बाद उसने माना सेंस करना शुरू कर दिया था और 3 साल से कम में 1 स्टार तक पहुंच गया था। और उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप तो इनक्रेडिबल बताई जाती थी। लड़कियां सब क्यूरियस थीं कि लड़के का नाम क्या है। प्रैक्टिस के बाद जॉनथन अक्सर कहते थे कि बस आज के लिए इनफ है, लेकिन क्रिस उठता और बस एक और बार प्रैक्टिस करने को कहता। वो डिटर्मिनेशन जॉनथन को एक्साइट करती थी, क्योंकि लड़के में ना सिर्फ टैलेंट था बल्कि हार्ड वर्क भी था। उनके लिए क्रिस एक जीनियस था, लेकिन वही उनका जीनियस अब रोमन द्वारा बुरी तरह पिट रहा था, जो क्रूअली उसे जमीन पर पड़े देख रहा था। जब क्रिस अनकॉन्शियस पड़ा था, रोमेरो ने जॉनथन को आवाज दी कि आखिर हुआ क्या। उसने तो सुना था क्रिस 2 स्टार नाइट है। प्रॉब्लम यह थी कि जॉनथन भी ग्रास्प नहीं कर पा रहा था कि रोमन कितना स्ट्रांग हो गया है। जो रोमन ने स्किल दिखाई वो किसी ऐसे पर्सन की थी जिसने इयर्स ऑफ ट्रेनिंग की हो। ये सोचो कि सिर्फ 1 महीना पहले वो बस कंप्लेन ही करता रहता था। इतना चेंज इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन कुछ भी सेंस नहीं बन रहा था। तो जॉनथन ने बस रोमेरो से कहा कि रोमन स्वॉर्ड्समैनशिप का जीनियस है। रोमन इधर बस हंस रहा था और अनकॉन्शियस क्रिस को देख रहा था। उसे इंप्रेस किया था कि क्रिस कितना अग्रेसिव और फोकस था। जिस स्किल ने दिखाई थी उससे ब्लड फैंग्स को भी आसानी से हरा सकता था। साफ दिख रहा था कि जॉनथन को उस पर कितना प्राउड था। लेकिन सेलेस्टियल डेमन के लिए क्रिस सबसे वीक में से एक था। सेलेस्टियल डेमन सेक्ट के सबसे वीक वॉरियर्स भी इससे स्ट्रांग थे। हालांकि आखिर में क्रिस ने जो स्ट्रेंज पावर दिखाई उसने सच में उसका अटेंशन ग्रैब किया। जैसे ही एक और जोकर इमर्ज होने लगा, रोमेरो पागलों की तरह हंसने लगा। फिर से सब कंफ्यूज थे, लेकिन ऑब्वियसली रोमेरो बोला कि ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके लिए इनक्रेडिबल था कि उसका बेटा स्वॉर्ड्समैनशिप का जीनियस निकला। उसने जॉनथन से पूछा कि श्योर हो ना। जॉनथन ने कहा कि बिना जीनियस के इतना चेंज इम्पॉसिबल है। नेचुरली फादर तो सारे स्माइल्स था। उसने रोमन को बुलाया, पास आने को कहा। रोमेरो बोला कि बहुत टाइम बाद इतना हैप्पी हुआ हूं और अपने बेटे को अपलॉड करना चाहता हूं। उसके लिए रोमन जो चाहे डिजर्व करता है, तो कुछ भी मांग लो। रोमन ने स्माइल किया और 6 महीने बाद होने वाली वॉर का जिक्र किया। उसका फादर तो ऑलरेडी श्योर था कि रोमन जाने से मना करेगा और पूछा कि क्या बात है। लेकिन रोमन की रिक्वेस्ट थी कि जिसे चाहे उसके साथ वॉर में ले जाने का राइट मिले। रोमेरो कंफ्यूज्ड और थोड़ा स्टंड भी था। उसने सजेस्ट किया कि रोमन फ्लोरा वापस जा सकता है और इससे बैकआउट कर सकता है, लेकिन रोमन ने सिंपली कहा कि वो जाना चाहता है। उसका फादर सरप्राइज था, लेकिन फिर बोला ठीक है, रोमन को राइट मिलेगा कि वो वॉर में और उससे रिलेटेड किसी को भी ले जा सकता है। रोमन ने कहा कि एक और रिक्वेस्ट है, और फादर ने कहा कि प्रॉपर्ली बिहेव करोगे तो कुछ भी मांग सकते हो। रोमन ने दूसरी रिक्वेस्ट अनकॉन्शियस क्रिस को देखते हुए की। जब क्रिस को होश आया तो उसने पूछा कि मुझे रोमन को ऑरा क्यों सिखाना है। जॉनथन ने सिंपली कहा कि मास्टर्स ऑर्डर है, लेकिन क्रिस ने प्रोटेस्ट किया कि ये टू मच है। वो रोमन को जानता भी नहीं है और इतने टाइम कोमा में रहने के बाद एम्बैरेसिंग भी है। ऊपर से इस बंदे को ऑरा सिखाना पड़ेगा। बोला सिर कटवा लूंगा बेटर। जॉनथन ने इंटरप्ट किया और प्रपोजल दिया। अगर क्रिस इस टीचिंग के बहाने रोमन के इतना चेंज होने का रीजन पता लगा लेता है, तो उसे वो सारी टेक्निक सीखने का राइट मिलेगा जो जॉनथन ने अभी तक उससे हाइड की हुई हैं। तुरंत क्रिस एक्साइटेड होकर उठा। सच में? जॉनथन ने कंफर्म किया। अब क्रिस फुल्ली ईगर था, क्योंकि उसे श्योर था कि ये मौका मिलेगा। बनने का सीक्रेट मिल जाएगा। बेशक वो ज्यादा एंथुजियास्टिक दिखना नहीं चाहता था, लेकिन जॉनथन से बोला कि अपनी बात पर कायम रहना। कैसल के अंदर किसी ने रोमन को आवाज दी कि आज का वो इनक्रेडिबल ड्यूअल सुन लिया सबने। हेंस था जो बोला कि 2 स्टार नाइट को हरा देना कितना अमेजिंग था। रोमन ने पूछा कि ये 2 स्टार ऑरा वाला बिजनेस क्या है। हेंस ने माना कि उसे ज्यादा पता नहीं, लेकिन बोला कि ये माना यूज करने की एबिलिटी से रिलेटेड है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच में पड़ गया कि यहां तो इसे माना ही कहते हैं। उसे श्योर था कि क्रिस ने जो पावर यूज की थी वो की एक्सप्लोजन थी, लेकिन जिस तरह यहां यूज करते हैं वो मिरम वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट था। यहां इसे ऑरा कहते हैं। और एक डिटेल उसने नोटिस की थी कि ये टोटल वेस्ट था।
भले ही समझ नहीं आ रहा था कि की को इस तरह क्यों यूज करते हैं, लेकिन उसे पता था कि इस पावर के बारे में और ज्यादा लर्न करना जरूरी है और लोग इसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। लेकिन कल की ट्रेनिंग में उसे श्योर था कि सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगली सुबह रोमन और क्रिस आमने सामने खड़े थे। क्रिस साफ साफ अनहैप्पी था। वैसे रोमन भी कुछ अलग नहीं था जब तक कि लड़के ने हल्का सा चकल नहीं कर दिया, जिससे क्रिस तुरंत एंग्री हो गया। उसने खुद को काम करने की कोशिश की और बोला कि वो एक्सप्लेन करेगा ऑरा क्या होती है। बोला कि ऑरा कुछ और नहीं, बस नाइट के नजरिए से माना का यूज है। मेजर्स भी माना यूज करते हैं, लेकिन वो सर्कल्स और स्पेल्स बनाते हैं, जबकि नाइट्स इसे बॉडी के चारों तरफ यूज करते हैं। माना को यूज करने वाला पहला शख्स एम्परर अलेक्जेंडर था। वही सबसे पहले डिस्कवर किया कि माना से बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, और ऑरा वो एबिलिटी है जिससे इसे इंस्टेंटली रिलीज कर सकते हो। इससे नॉर्मल से कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ यूज कर सकते हो। लेकिन क्रिस ने कहा कि हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग ही माना यूज कर पाते हैं। 1000 में से एक नाइट बन सकता है और 10,000 में से एक मेज। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि तुम में अफिनिटी है या नहीं, क्योंकि ऑरा वाला नाइट बनने की मिनिमम टैलेंट ये है कि कम से कम माना सेंस कर सको। बोला कि उसे तो आधा साल लग गया था, लेकिन 1 साल में अचीव करना भी अबव एवरेज है। रोमन ने एक्नॉलेज किया और क्रिस से बोला कि माना सेंस करना कैसे एक्सप्लेन करो। क्रिस ने एग्री किया, मन ही मन सोचते हुए कि लड़का तो ड्यूएल जीतकर बहुत फुल ऑफ हिमसेल्फ हो गया है। लेकिन अफसोस, स्वॉर्ड्समैनशिप में टैलेंट और माना में टैलेंट दो टोटली डिफरेंट चीजें हैं। अब रोमन को इस ट्रेनिंग से हार्श रियलिटी पता चलेगी। लेकिन इस ट्रेनिंग को तो प्रेमिस ही शुरू से फ्लॉड था। रोमन तो ऑलरेडी इस दुनिया के माना को सेंस कर चुका था और सेलेस्टियल डीमन बनते वक्त सीखी टेक्निक्स यूज करके उसे बॉडी के सेंटर में स्टोर कर रहा था। वो तो सिर्फ ये समझने आया था कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। भले ही राइट वे ना हो, पर समझना चाहता था कि ऐसा क्यों करते हैं। क्रिस घूमने लगा और रोमन से बोला कि जो भी चीज बॉडी से टच कर रही हो उसे फील करो। जैसे ही माना सेंस करने की आदत पड़ जाएगी, फिर मैनिफेस्ट करने की सोचना स्टार्ट कर सकते हो। जब मैनिफेस्ट करने में सक्सेस हो जाएगी तो 1 स्टार नाइट बन जाओगे। हालांकि ऑरा मैनिफेस्ट करने के बहुत सारे वेज हैं। सॉर्ड पर अप्लाई कर सकते हो या मिसाइल के तौर पर बॉडी को कवर कर सकते हो। वो और एक्सप्लेन करने ही वाला था कि उसने नोटिस किया रोमन ऑलरेडी उसके बगल में खड़ा था और माना एक्टिवेटेड था। बेचारा क्रिस तो बोल ही नहीं पाया। लड़का सच में ऑरा मैनिफेस्ट कर रहा था। लेकिन रोमन के दिमाग में सिर्फ यही था कि उसे अच्छे से पता है कि इस दुनिया में लोग की को जिस तरह यूज करते हैं वो प्योर गार्बेज है। उसके वर्ल्ड में एनर्जी को प्योरीफाई करते हैं और बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जबकि यहां बस उम्मीद करते हैं कि माना खुद ब खुद बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाएगी। मिरिम वर्ल्ड में माना स्कार्स और डेंस होती है, मतलब अक्यूमुलेट करना मुश्किल है लेकिन मूव भी कम करती है। यहाँ माना अबंडेंट है लेकिन एक्सट्रीमली लाइट है। जितनी आसानी से अंदर आती है उतनी ही आसानी से बाहर निकल जाती है। दोनों मेथड्स कंपेरेबल भी नहीं, क्योंकि मिरिम में यूजुअली एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों स्ट्रांग करते हैं। इस दुनिया में एक्सटीरियर स्ट्रांग नहीं होता और माना अक्यूमुलेट भी नहीं होती। ऊपर से एनर्जी को हर जगह स्प्रेड करना कंप्लीटली इनएफिशिएंट है। अगर रोमन ऐसे मेथड्स यूज करता तो 100 साल में भी टॉप 10 में नहीं पहुंचता। शॉक्ड क्रिस ने पूछा कि ये किया कैसे। रोमन ने रिप्लाई दिया कि क्रिस को तो ऑलरेडी आंसर पता होगा। क्रिस ने इंसिस्ट किया कि यही रीजन है कि पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे तो कम से कम आधा साल लगा था। बोला, सच बताओ, तुम माना यूज करना जानते ही थे और अभी शो ऑफ करने के लिए प्रिटेंड कर रहे थे ना। अब समझ आ रहा था कि ड्यूएल में हारा क्यों। रोमन ने क्रिस के अजम्पशन पर कमेंट किया कि तुम बस वही अज्यूम कर रहे हो जो तुम चाहते हो। लेकिन बेचारा क्रिस तो समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उसे पता था कि 2 स्टार तक पहुंचने में 10 साल लग गए थे। अचानक रोमन हंसने लगा और क्रिस ने पूछा कि क्या फनी है। रोमन ने बस कहा कि क्रिस अम्यूजिंग है। क्रिस अब और अपसेट होकर बोला कि क्या मेरी सारी मेहनत फनी लग रही है। रोमन ने फिर पूछा कि 10 साल रैंक क्लाइम करने में कभी एक बार भी उन मेथड्स पर क्वेश्चन नहीं किया जिन्हें तुम्हें सिखाया जा रहा था। क्रिस जवाब देने ही वाला था कि रोमन ने कट कर दिया। बोला कि ऑर्डिनरी लोग ऐसे ही होते हैं, मान लेते हैं कि जो जनरेशन से चला आ रहा है वो हमेशा करेक्ट होगा। जब वो ऑरा सीख रहा था तो सोचता था कि इतने ऑब्वियस फ्लॉज होने के बावजूद लोग इस मेथड पर फिक्सेटेड क्यों हैं। क्या उन्हें बेटर तरीका पता ही नहीं, या कैप्टन जॉनथन पर फेथ बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ट्रूथ यही है कि लोग इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये ईजीएस्ट चीज है। रोमन ने कंटिन्यू किया कि वो डिनाई नहीं करेगा कि क्रिस ने 10 साल हार्डवर्क की है, लेकिन बहुत फनी लगता है कि कभी पर्पस पर क्वेश्चन ही नहीं किया। फिर रोमन चलते हुए बोला कि इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट स्टेट में नहीं पहुंचती। जो चीजें कभी सर्टेनिटी लगती थीं, वो भी पास्ट में डिफरेंट थीं और टाइम के साथ चेंज हुई। रोमन जानता था कि खुद पर ऐसे क्वेश्चन करना सफरिंग लाता है, खासकर जब बार बार ट्राई करके फेल होते हो। तभी सबकी क्रिटिसिज्म और अपनी ही डिस्पेयर के अगेंस्ट जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी चेंज जरूरी है। यही वजह थी कि रोमन ने अपने फादर की टीचिंग्स को इग्नोर करके अपना खुद का आर्ट क्रिएट किया।
फिर क्रिस से बोला कि ट्रेनिंग यहीं एंड करते हैं। उसी मोमेंट क्रिस ने रोमन को रोककर पूछा कि अब आगे क्या करूं। सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो गई। एक आदमी ने एक लड़के से पूछा कि क्या और सफर करेगा या हार मान लेगा। अब से ब्लड डीमन सेट बेक के अंडर होगी। आदमी सिर्फ ये जानना चाहता था कि बैक जितना स्ट्रांग कैसे बने। उसने डिसाइड कर लिया था कि बॉडी और सोल दोनों डेडिकेट कर देगा, बस शर्तें दोनों स्ट्रांग बने। लेकिन उसे बताओ कि आगे क्या करना है। रोमन ने रिकग्नाइज किया कि ये वो शख्स था जिसने प्राइड छोड़ दी थी और बोला कि इंटरेस्टिंग है। ब्लड डीमन इतना पावरफुल था कि सारी सेक्ट्स को यूनिफाई कर दिया था। वर्ल्ड को डोमिनेट करने वाले के तौर पर इवेंचुअली बेक से फेस होना था और आखिरकार लंबी बैटल के बाद वो डिफीट हो गया था। रोमन को याद आया कि पास्ट का वो बच्चा प्राइड स्वॉलो करके गाइडेंस मांग रहा था। प्राइड की कीमत पर स्ट्रांग बनने की डिजायर उसे ब्लड डीमन की याद दिला रही थी। उसने क्रिस से कहा कि तुम स्ट्रांग होने के वेज पूछ रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। कंफ्यूज क्रिस ने फिर पूछा कि फिर मैं क्या करूं। तब रोमन ने रिप्लाई दिया कि आंसर तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, बस एक चीज जो मैं नहीं कर सकता। तो जो करना था वो था खुद जवाब ढूंढना, क्योंकि अगर वो बस रोमन ने जो सिखाया था उसी को अंधे की तरह फॉलो करता रहा तो वो फिर किसी और की सिखाई हुई चीज को ही अंधे की तरह फॉलो कर रहा होता। इसलिए क्रिस को खुद जवाब ढूंढना था। रोमन ने सिर्फ एक हिंट दिया था, अब से मेरे साथ रहना। 6 महीने में रोमन युद्ध क्षेत्र जाएगा, जहां क्रिस उसे देखेगा कि वो अनगिनत दुश्मनों को हराते हुए और भी ताकतवर होता जा रहा है। और अगर 10 साल बाद भी क्रिस उसके साथ रहा तो रोमन को पूरा यकीन था कि तब तक क्रिस को जवाब मिल चुका होगा। उसी रात क्रिस बिस्तर पर अकेला लेटा था। उसे सबकी बातें याद आ रही थीं कि सही चीज़ यही है कि ट्रेनिंग करो जब तक तुम्हें इंसान जैसा फील ना होने लगे। उसे जॉनथन की सिखाई हुई बातें याद थीं। वो वक्त भी याद था जब उसे बताया गया था कि वो 2 सितारा नाइट बन चुका है। और रोमन का हंसना और उसका मजाक उड़ाना कि तूने कभी सवाल ही नहीं किया, ये सोचकर उसका खून खौल उठा था। किसी ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? जॉनथन जानना चाहता था कि क्या क्रिस पक्का है, क्योंकि अभी अभी क्रिस ने कहा था कि वो 6 महीने बाद रोमन के साथ युद्ध क्षेत्र जा रहा है। जॉनथन ने पूछा, कुछ हुआ क्या? क्रिस ने हाँ कहा। दोनों की नजरें एक पल को मिली और कैप्टन ने मान लिया कि लगता है क्रिस के पास कोई वजह है ऐसा करने की। अब से क्रिस डेमेट्री नाइट्स का हिस्सा नहीं रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, जॉनथन को उम्मीद थी कि क्रिस युद्ध क्षेत्र में रोमन को प्रोटेक्ट कर पाएगा। क्रिस ने बस थैंक्स कहा। लेकिन उस पल जॉनथन को एहसास हुआ कि जिस क्रिस को वो जानता था वो छोटा बच्चा नहीं रहा जो युद्ध क्षेत्र में एक मरी हुई औरत से लिपटा रो रहा था। जॉनथन ने कहा, जो क्रिस मैं जानता हूं, अगर वो सच में रोमन को फॉलो करना चाहता है तो लगता है रोमन अब इडियट नहीं रहा। फिर बोला, मेरे पीछे आओ, अब से तैयार रहो। अगर तुम युद्ध क्षेत्र में सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें एक सीक्रेट वेपन चाहिए होगा जो सिर्फ तुम्हारा हो। अब तो नाइट एकदम एक्साइटेड हो गया। सीन शिफ्ट होता है शहर में। सब लोग एक अफवाह की बात कर रहे थे कि डेमेट्री परिवार का वो इडियट ने सारे ब्लड फैंग्स को खत्म कर दिया। कहानी की शुरुआत वाला केविन भी वहीं था, लोगों को सुन रहा था कि रोमन ने सच में अपना वादा निभाया। उसे लगा शायद सच हो, क्योंकि उसने खुद देखा था रोमन ने सिर्फ एक लाठी से 3 आदमियों को धराशाही कर दिया था। लेकिन क्या सच में रोमन ने यह सिर्फ अपने वादे के लिए किया? केविन ने मन ही मन कहा, नहीं, रोमन मेरे जैसे किसी के लिए इतना दूर तक नहीं जाएगा। तभी उसके बॉस ने चिल्लाया, अबे यहां खड़ा सोच क्या रहा है, काम पर लग जा। केविन सोच रहा था कि वो तो बस इतना ताकतवर बनना चाहता है कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। उसे पता था दुनिया में अभी भी दर्जनों ब्लड फैंग्स जैसे लोग हैं, लेकिन एक किसान होने के नाते वो ताकतवर कैसे बने? ट्रेनिंग का तो चांस ही नहीं मिलता। तभी किसी ने उसे आवाज़ दी। केविन के हाथ से क्रेट हिल गया। सामने रोमन खड़ा था। बोला, काफ़ी टाइम बाद मिले यार। केविन घबराया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर तुरंत सुधारते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। थैंक यू सर, आपने मेरी फैमिली को बचा लिया। रोमन ने मुस्कुरा के पूछा, अब भला ठीक है? केविन बोला, हाँ सर, ब्लड फैंग्स अब पीछे नहीं पड़े, मुझे नौकरी भी मिल गई, बस मैं ये भी नहीं जानता कि अपना शुक्रिया कैसे अदा करूं। रोमन बोला, चिंता मत करो, शुक्रिया अदा करने का मौका जल्दी ही मिलेगा। जैसे ही तुम मेरी प्रपोजल सुनोगे, तुम्हारी फैमिली को कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा घर, अच्छा खाना, थकाऊ जगहों पर काम करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी पूरी फैमिली को नई जिंदगी मिलेगी। बस कीमत यह है कि तुम्हें मेरी लॉयल्टी की कसम खानी होगी और मेरे लिए जीना होगा। केविन ने एक पल खामोश रहा, फिर सिर जमीन पर टिका दिया। बोला, मैं आपके लिए जीऊंगा। आप कहें तो मर भी जाऊंगा, आप कहें तो किसी को मार भी दूंगा। बस आप मेरी फैमिली का ख्याल रखने का वादा करें, मेरे लिए यही बहुत है। रोमन ने देखा, केविन वैसा ही इंसान है जो अपनी लॉयल्टी खून से दिखाता है। पिछले जन्म में मैट डेमन एक शब्द से पूरे क्लैन मिटा देता था। शायद इसीलिए जैसे ही उसने किसी को समन करने का सोचा, सबसे पहले केविन का नाम दिमाग में आया। दोबारा इस लड़के को देखना सच में वर्थ इट था। रोमन बोला, अब से तू मेरा बैक है डेमेट्री कैसल में। रोमन ने केविन को हैंड्स के हवाले कर दिया और कहा, इस लड़के को एडजस्ट होने में मदद करो, मैं बाद में आऊंगा। केविन ने फिर से थैंक्स कहा। दोनों चले गए
और रोमन लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। रोमन ऑरा नाइट्स के पाथ को स्टडी करने लगा। पहला स्टेज था मैनिफेस्टेशन। इसी से कोई 1 स्टार नाइट कहलाता है। 2 स्टार बनने के लिए ऑरा से स्टील काटना पड़ता है। 3 स्टार पर तो लॉजिकल समझ से परे हो जाता है, किसी भी किंगडम में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। सैलामेंड्रा कॉन्टिनेंट पर कुछ 6 स्टार नाइट्स हैं, लेकिन 7th रैंक का तो किसी ने नाम नहीं सुना। दुनिया के 10 सबसे ताकतवर लोगों में भी सब 6 स्टार नहीं है। रोमन ने सोचा क्रिस की स्ट्रेंथ देखकर लगता है जॉनथन 3 स्टार है और इस दुनिया में 6 स्टार तो प्रैक्टिकली समझ से परे हैं। ऐसे इंसान की ऑरा 12 मीटर ऊंची हो सकती है और पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकती है। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 12 6 स्टार नाइट्स हैं। रोमन को लगा ये लोग सच में पावरफुल हैं, वो भी इतने इनएफिशिएंट तरीके से। दूसरी तरफ थे आर्कमेज, जो 7 सर्कल जादूगर को कहा जाता है। इस दुनिया में उन्हें आधा भगवान आधा इंसान माना जाता है। एक स्पेल से आसमान 2 टुकड़ों में चीर सकते हैं। अफसोस मिरिम दुनिया में तो जादू था ही नहीं। अब कम से कम थोड़ा आइडिया तो हो गया। जितना भी अनलाइकली हो, अभी ऐसे किसी से दुश्मनी मोल लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ भी प्रेडिक्ट ना कर पाना ही सबसे खतरनाक है। लेकिन रोमन वो इंसान नहीं था जो बुलबुले में रहे। उसे सब कुछ एक्सपीरियंस करना और कंट्रोल करना पसंद था। ओवरऑल ये सब सच में इंटरेस्टिंग होने वाला था। अब सच में शुरू करने का टाइम आ गया था। सीन शिफ्ट। हैंस एक कमरे का दरवाजा खोलता है। रोमन पूछता है, ये क्या है? हैंस बोला, पुराना फोर्ज है सर, अब यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है। रोमन बोला, परफेक्ट प्लेस है ट्रेनिंग के लिए। फिर हैंस से बोला, अगले पूरे हफ्ते में यहीं रहूंगा, किसी को अंदर मत आने देना, खाना भी मत लाना। रोमन ने हैंस से कसम खाने को कहा कि जब तक हमारे लोग गंभीर खतरे में ना हो, किसी को अंदर मत आने देना। हिचकिचाते हुए हैंस ने हाँ कहा। अब रोमन अकेला रह गया। उसने देखा कमरे में हैंस ने आराम के लिए पुआल डाल रखा था। रोमन ने सोचा, अच्छा जेस्चर है, पर मुझे ऐसे नहीं चाहिए। इन दोनों वो अपने शरीर के सेंटर में एनर्जी जमा कर रहा था। अब टाइम था पिछले जन्म की टेक्निक्स डेवलप करने का। उसने सेलेस्टियल डेमन आर्ट का पहला स्टेज एक्टिवेट किया। सबसे पहले सारी एनर्जी सर्क्यूलेट करके शरीर से गंदगी निकालनी थी। कल्टीवेशन प्रोसेस बहुत एग्रेसिव थी। खून हर तरफ बहने लगा। रोमन जानता था ऐसा होगा, इसीलिए उसने सही अमाउंट एनर्जी जमा की थी। टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं था। जितनी जल्दी हो सके पुरानी स्ट्रेंथ वापस चाहिए थी। इस टेक्निक का पहला स्टेज कहलाता था ह्यूमन स्टेज, उसके गोल की तरफ पहला कदम। सीन शिफ्ट। 1 हफ्ते बाद एक गंजा आदमी चाय नाश्ता ऑफर कर रहा था काउंट लॉरेंस और मिस फ्लोरा के लिए। रोमन कहाँ है? लॉरेंस अंदर आया और गंजे पूछा, आदमी ने बताया कि रोमन अभी कुछ बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। फिर दरवाजा बंद कर दोनों को अंदर छोड़ गया। लॉरेंस ने कहा, क्लियर है कि हमें यहाँ वेलकम नहीं किया जा रहा। फिर अपनी बेटी से बोले, हमें वेट करना पड़ेगा, बैठ जाओ। फिर नाम लेकर बुलाया और कहा कि ये मीटिंग उसने इसीलिए अरेंज की है ताकि जो गलती तुमने की थी उसे रिवर्स किया जा सके। फ्लोरा ने कहा, मैं परफेक्टली समझती हूँ। उस पल को याद करते हुए जब उसने पता लगाया था कि फ्लोरा ने एंगेजमेंट तोड़ दी है और वो चिल्लाया था। फ्लोरा ने बताया कि उसने रोमन से अपनी सिचुएशन डिस्कस कर ली थी, यहाँ तक कि पापा की एडवाइस भी फॉलो करने की कोशिश की थी। लेकिन वो बीच में टोकते हुए बोले, फ्लोरा। फिर याद दिलाया कि उसने हमेशा माना था कि वो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, इसलिए उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। उसे समझना होगा कि बार्को फैमिली ने बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया है, यानी जल्द ही वॉर शुरू होने वाला है। डिमिट्री फैमिली से शादी सिर्फ डिसीजन नहीं थी, वो इनएविटेबल थी, क्योंकि इस रीजन में सिर्फ वही फैमिली बार्को के सामने खड़ी हो सकती है। फ्लोरा ने कहा, लॉरेंस फैमिली कमजोर नहीं है, फिर क्यों लगता है कि डिमिट्री के बिना हम जीत नहीं सकते? पापा ने समझाया कि गवर्नमेंट ने सारे डॉक्यूमेंट्स बिना चेक किए अप्रूव कर दिए। अगर बैंक ने खुद इतना बड़ा लोन दिया है तो ये बात इन फैमिलीज से बहुत ऊपर जा चुकी है। ये बैटल इसलिए डिज़ाइन की गई है कि हम हारें और हार के बाद हमारा सब कुछ छीन लिया जाए, ज़मीन, ऑनर और यहाँ तक कि तुम भी, जो लॉरेंस फैमिली की फ्लावर कहलाती हो। प्रेजेंट में फ्लोरा सोच रही थी कि उसे ये सब पता था, डिसीजन और वजह समझती थी, फिर भी सेल्फिश रीजन की वजह से सब इग्नोर कर दिया। अब उसे रियलिटी में आना होगा, फूल की तरह हमेशा नहीं जी सकती। इधर रेंजो इधर उधर घूम रहा था कि करे तो क्या करे। जैसे ही रोमन आएगा उसे बताना पड़ेगा कि फ्लोरा सुबह से वेट कर रही है। प्रॉब्लम ये थी कि अब आफ्टरनून हो चुका था, लेकिन रोमन ने यह भी कहा था कि डिस्टर्ब मत करना। आखिरकार दरवाज़ा खुला। रेंजो चमकते हुए बोला, यंग मास्टर, लेकिन फिर शॉक हो गया। लेकिन सीन फिर लॉरेंस पर शिफ्ट होता है। उन्हें पहले से ही ऐसी ट्रीटमेंट की उम्मीद थी, क्योंकि फ्लोरा की गलती की वजह से। उन्हें पता है कि लॉरेंस को ये पॉलिटिकल मैरिज चाहिए, फिर भी ये बात उन्हें रास नहीं आ रही थी। अचानक वो खड़े हो गए। फ्लोरा ने आवाज़ दी। वो बोले, मैं खुद जाकर ये सुलझाता हूँ, बैरन डिमिट्री को ढूंढता हूँ। कोई शांति से कुछ नोट्स ले रहा था। फिर अचानक लॉरेंस ने दरवाज़ा खोला और बोले, क्या ज़रूरत थी इतना विजिट करवाने और इतना इंतज़ार करवाने की? अगर नाखुश थे तो डायरेक्ट बोल देते। मुझे नहीं पता था कि डिमिट्री वाले इतने पेटी होते हैं। लेकिन रोमेरो बस खड़े होकर देख रहे थे।
बोले, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन आज की मीटिंग पहले से शेड्यूल थी क्या? बैरन ने कहा कि वो मानते हैं कि वो बिना बताए आए हैं, लेकिन पूरे एक हफ्ते से रोमन से मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर शुरू में ही रिजेक्ट कर देते तो बात नहीं बनती। रोमेरो ने पूछा, लॉरेंस का विजिट मैं क्यों रिजेक्ट करूंगा? लेकिन अब जानना चाहते हैं कि बस यही कहने आए हैं। दोपहर तक इंतजार करने से तंग आकर कमरे में घुस आए और कंप्लेन कर रहे हैं, वो भी ऐसी मीटिंग की जो शेड्यूल ही नहीं थी। फिर खुलासा किया कि कुछ समय पहले बार्को की तरफ से मैसेज आया था। पॉलिटिकल मैरिज का ऑफर था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्शन और लॉरेंस की जमीन का हिस्सा मिलता। फिर भी उन्होंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। पूछा, आपको लगता है मैंने ऐसा क्यों किया? लॉरेंस भी सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके लिए तो बार्को से अलायंस ज्यादा फायदेमंद था। रोमन ने कहा, रीजन सिंपल है। डिमिट्री के पास इतनी पावर है कि हम जो चाहे चुन सकते हैं, और चूंकि मेरा बड़ा बेटा भी लॉरेंस फैमिली की यंग लेडी की तरह है, इसलिए मैंने बार्को को मना किया। उस पल लॉरेंस को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी मूर्खतापूर्ण अहंकार की वजह से गड़बड़ कर दी। पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की इडियट वाली रेपुटेशन पता है, दोनों की फेम मैच नहीं करती, फिर भी याद रखना चाहिए कि ये कौन सी फैमिली है। जैसे ही डिमिट्री का नाम रोमन से जुड़ता है, पूरी इमेज बदल जाती है। इसीलिए इस शादी के लिए डेस्परेट तो हमें नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉरेंस फैमिली को होना चाहिए। या फिर मैंने कुछ गलत समझा? अचानक फ्लोरा को पुराने दिन याद आए, जब वो छोटी थी और एकेडमी जाती थी। वहां बड़ी बड़ी फैमिलीज के बच्चे नॉलेज लेने आते थे, लेकिन नॉर्थ से सिर्फ एक फैमिली का एक ही लड़का था। इतना शांत कि लगता था वो है भी या नहीं। वो था जोएल फैमिली का बेटा। जहां बाकी बच्चे खुद को दुनिया का खजाना समझते थे, वो दूर दूर रहता था। एक दिन उसने छोटी सी गलती कर दी। दूसरों के लिए वो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी बुला ली गई। जिस दिन टीचर ने डांटा, उसके पापा आए और माफी मांगते रहे, बोले कि मैं इसे और अच्छे से सिखाऊंगा। उस वक्त दूर से फ्लोरा को सिर्फ एक ही चीज लगी, उस पर तरस आया। लेकिन अभी ये सब उसे बहुत फनी लग रहा था। विस्काउंट माफी मांगते हुए बोले कि कहने को कुछ नहीं है। फ्लोरा को एहसास हुआ कि उस लड़के पर तरस खाने का उसे कोई हक नहीं था। विस्काउंट बोले कि उनकी बेटी ने अमेच्योरिटी में गलती की। उस वक्त जोएल कमजोर था, आज लॉरेंस वैसा ही है। फिर से माफी मांगी कि उनका एंट्रेंस बेइज्जती वाला था। फ्लोरा समझ गई कि कमजोर को मजबूत के सामने झुकना ही पड़ता है। तभी वो आगे झुककर रोमेरो से माफी मांगने लगी, लेकिन ठीक उसी पल कोई अंदर आया। दरवाजे से अनाउंसमेंट हुई, मास्टर रोमन आ गए हैं। फ्लोरा को एहसास हुआ कि ये लेसन उसने बहुत लेट सीखा। रोमन ने बाल सफेद कर लिए थे, पूरा लुक डार्क हो चुका था। कमरे में घुसे और बोले, रोमन डिमिट्री, अपने पिता को अभिवादन करता हूं। सब कंफ्यूज्ड। पिता ने पूछा, ट्रेनिंग खत्म हो गई? हाँ। रोमेरो बोले, बाद में डिस्कस करेंगे। तुम्हें जॉरेंस के साथ मैरिज की बात के लिए बुलाया गया था। ये सब तुम्हारे एक डिसीजन की वजह से शुरू हुआ था, इसलिए तुम जो भी चुनोगे मैं रिस्पेक्ट करूंगा। रोमन तुरंत समझ गया कि बात क्या है। उसे दोनों फैमिलीज के अलायंस की इंपॉर्टेंस पता थी। इस वक्त जब लॉरेंस डेंजर में है, डिमिट्री की वेल्थ प्रोटेक्शन बन सकती है। पिता ने पूछा कि क्या उसने ये मैरिज रिक्वेस्ट की थी, जबकि रोमन ने उस वक्त कहा था कि वो काफी वजह है। लेकिन अब सब कुछ। जब उसने उसे पहली बार मिला था, तब से उसका पूरा नजरिया बदल गया था। वो लड़की तुरंत सगाई तोड़ने की बात करने लगी। उसने जरूर अफवाहें सुन ली थीं और फैसला कर लिया था कि वो ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी। मतलब सारे उसके फैसले दूसरों की बातों पर आधारित थे। चाहे समाज कुछ भी कहे, वो सिर्फ उसी के साथ रहना चाहता है जो सिर्फ अपने अनुभव और अपनी आंखों से देखी हुई चीज पर यकीन करे। और यही वजह है कि वो भी सगाई तोड़ने के पक्ष में वोट देता है। उस पर कमरे में सन्नाटा छा गया। लॉरेंस को लगा कि अब सब खत्म हो गया। ये शादी उनका आखिरी तुरुप का पत्ता था। अब कोई दूसरा परिवार इस हालत में राजनीतिक शादी स्वीकार नहीं करेगा। मतलब अब उन्हें अपनी ताकत से ही सारी समस्याएं सुलझानी पड़ेंगी। समस्या ये थी कि अगर दिमित्री और बार्कोस वाकई एक हो गए तो उनका कोई चांस नहीं बचेगा। उसे कुछ तो करना था, ताकि कम से कम वो गठजोड़ न हो सके। फिर उसने झुककर कहा कि इस पूरे मामले की पूरी जिम्मेदारी लॉरेंस परिवार लेता है। माफी के तौर पर वो दिमित्री के किसी भी व्यापारी से अपने इलाके से गुजरते वक्त कोई टैक्स नहीं लेंगे। उसे पता था कि इतने अमीर लोगों के लिए ये ज्यादा नहीं था, लेकिन ये दिखाने का एक तरीका था कि वो सचमुच अफसोस करते हैं। रोमेरो ने कहा कि वो ये स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि दिमित्री अपने बेटे के भविष्य से मुनाफा नहीं कमा सकते। बस उन्हें ये घोषणा कर देनी होगी कि सगाई फ्लोरा ने तोड़ी थी, फिर वो बार्को से कोई गठजोड़ नहीं करेंगे। लॉरेंस ने सिर्फ शुक्रिया कहा। उसके सारे डर में ये सबसे बड़ा डर था। और इसके साथ ही वो लोग कमरे से चले गए। जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दिमित्री वहां खड़ा था। अगर उसे इस युवक की क्षमता थोड़ा पहले पता चल जाता तो वो फ्लोरा से बात करते वक्त ज्यादा आक्रामक होता। आखिरकार उसने भी बहुत बड़ी गलती कर दी थी। रोमेरो ने फिर रोमन को बुलाया और पूछा कि पिछले हफ्ते उसके साथ आखिर हुआ क्या था।
उस ट्रेनिंग में उसने सिर्फ अशुद्ध ऊर्जा निकाली थी ताकि मानव अवस्था आगे बढ़े। ये वो तकनीकें थीं जिन्हें उसने बनाया था, और एमएम वर्ल्ड में ये कुछ खास इंप्रेसिव नहीं था। समस्या ये थी कि यहाँ माना बहुत ज़्यादा था, वो शरीर में जमा हो गया, और ऐसी चीज़ के शुद्धिकरण से चमत्कारिक प्रभाव पैदा हुआ। बाहर से देखने में जैसे हड्डियों का बदलना, साफ पता चल रहा था कि वो एकदम अलग इंसान बन चुका था। फिर उसने अपने पिता से बस इतना कहा कि उसने खुद से ये अवेकनिंग हासिल कर ली है, और ये बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि उसे माना अपने शरीर में बहता महसूस होने लगा। रोमेरो चौंक पड़े, क्योंकि ये तो सालों लगने वाली बात थी। उन्होंने सुना था कि एक प्राकृतिक घटना होती है जिसमें माना अपने आप सर्कुलेट होने लगता है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। मगर ये लड़का एक के बाद एक करतब दिखा रहा था। ब्लड फैंक्स को अकेले हरा दिया था। ये सब लॉजिक को चुनौती दे रहा था, लेकिन वो ये नहीं भूल सकते थे कि लड़का अभी भी उनका बेटा था। रोमेरो ने कहा कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका नाम रोमन डिमित्री है, क्योंकि उसका बाप हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। उस पल बेक को एक फ्लैशबैक याद आया, ट्रेनिंग के उन दिनों में से एक दिन का। उसके पिता हमेशा उसे एक घटिया हरामी समझते थे। जो आदमी उसके सामने था वो न ठंडा था न क्रूर, उसने उसे मौत के मुहाने तक भी नहीं धकेला था। फिर रोमेरो ने सोचा, आखिरकार ये इतना बुरा भी नहीं है। जब वो कमरे से निकला तो किसी ने उसे आवाज दी। वो थी फ्लोरल। बिल्कुल ऑकवर्ड, पता नहीं क्या कहे, उसने जल्दबाजी में जज करने और दोनों परिवारों को परेशानी में डालने के लिए माफी मांगी। उसने बस चलते चलते कहा कि माफी की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार उसने शुरू से ही इसे स्वीकार करने का प्लान नहीं बनाया था। वो फिर बोली कि उसे समझ आ गया कि उसे ये पसंद नहीं था। भले ही ये दोनों के लिए तय किया गया था, लेकिन वादा तोड़ने का फैसला उसने ही किया था। मगर एक बात वो कहना चाहती थी, जब तक मौका है। सगाई तोड़ने की वजह, उत्तर में एक सोशलाइट गैदरिंग थी जहां सारे नोबल इकट्ठे हुए थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उसकी सगाई दिमित्री से तय हुई है, सब तरह की डरावनी अफवाहें उड़ाने लगे। और सबसे भयानक अफवाह ये थी कि वो और रोमन दिमित्री ड्रग्स लेते हैं। ये अफवाह डेर से आई थी। उसे पता था कि ड्रग्स इंसान का दिमाग और बुद्धि खा जाते हैं। वो बस ये पता देना चाहती थी। सच हो या झूठ उसे नहीं पता, बस वो इसे इग्नोर नहीं कर पाई। उसने बीच में ही टोका और कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब इससे हमारे रिश्ते में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बेचारी वहीं खड़ी रहेगी, अबैंडन्ड। फिर उसी रात उसकी हांस से बात हुई। हांस को अजीब लगा कि उसने ड्रग्स का जिक्र किया, क्योंकि उसे उसके शरीर में ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। मेटामॉर्फोसिस ने सारी अशुद्धियां तो पहले ही निकाल दी थी। फिर उसने हांस को बुलाया और पूछा कि क्या उसने कभी उसे ड्रग्स लेते या कुछ ऐसा करते देखा है। वो बंदा कंफ्यूज्ड हो गया, समझ नहीं आ रहा था जवाब दे या नहीं। लेकिन रोमन ने कहा कि वो डांटेगा नहीं, वो बस अपनी जिंदगी के उन फैसलों को बेहतर समझना चाहता है। हांस ने उत्साह से कहा कि अपनी आंखों से तो नहीं, मगर कुछ पल ऐसे थे जब उसे लड़के का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा था। रोमन ने पूछा कि वो कब था। हांस ने बताया कि आखिरी बार 15 दिन पहले था, जब वो एक सोशलाइट गैदरिंग से लौटा था। वहां कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन लौटते ही वो अजीब हालत में था। उसके बाद उसने जिंदगी जीने की इच्छा ही खो दी थी, और सारा दिन कमरे में रहता था। ऊपर से हर रात ज्यादा से ज्यादा शराब मंगवाता था। यही वजह थी कि हांस को ड्रग्स का शक था, लेकिन अब सोचता हूं तो सचमुच बेवकूफ़ी लगती है। उसे याद आया कि फ्लोरा ने भी उन नोबल गैदरिंग्स का जिक्र किया था, और पूछा कि वो पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी। हांस ने कहा कि बारकोस के सबसे बड़े बेटे एंथनी ने। अब रोमन को लगने लगा कि सारी बात बहुत सस्पिशियस है। जैसे ही दूसरों को पता चलता है कि वो उसका मंगेतर बनेगा, वो अचानक खुदकुशी कर लेता है। अब उसे अंदाजा हो गया था कि आखिर हुआ क्या था। रोमन की मौत में कुछ बातें उसे हमेशा खटकती थीं। उस सुसाइड नोट में सिर्फ इतना लिखा था कि वो जंग में जाने से डरता था, इसलिए खुदकुशी कर ली। मगर उस वक्त तो फ्लोरा से शादी पहले ही तय हो चुकी थी, उसका जिक्र तक नहीं था। ऊपर से शादी से तो जंग से बचना उसके लिए बेहद आसान हो जाता, फिर भी डर की वजह से खुदकुशी, कुछ तो गड़बड़ थी। रोमन ने फिर पूछा कि क्या वो और ये एंथनी हमेशा अच्छे दोस्त थे। हांस ने कहा कि बहुत समय से दोस्त थे, मगर हाल ही में बातें ठीक नहीं चल रही थीं। बात तब शुरू हुई जब लॉरेंस के साथ शादी का प्रस्ताव आया, क्योंकि वो बारकोस के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता, जो लॉरेंस की जमीनें हड़पना चाहते थे, और सबसे तेज तरीका था उस शादी को रोकना। इससे रोमन को कन्फर्म हो गया कि ये खत इन्हीं लोगों के पीछे था। हांस ने फिर बताया कि कुछ दिन पहले बारकोस की एक और पार्टी का इनविटेशन लेटर आया था। इससे बेक उत्सुक हो गया। हांस ने कहा कि उसने डिलीवर नहीं किया क्योंकि रोमन आइसोलेटेड ट्रेनिंग में था, और पूछा कि अब उसके साथ क्या करूं। अब रोमन हंस पड़ा, क्योंकि लगता था कि ये लोग उसे कम आंक रहे हैं, और ये बात सेलेस्टियल डीमन को सबसे ज्यादा नापसंद है। उसने पूछा कि पार्टी कब है। हांस ने कहा कि 2 हफ्ते बाद। इसके साथ ही उसने ऑर्डर दिया कि जाकर बता दो कि वो जरूर आएगा।
सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। केविन को रोमन से मिलने ले जाया जा रहा था, मगर हांस ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि उसके लुक में आए बदलाव से हैरान न हो जाए। वो अंदर गया और पूछा क्या रोमन ने उसे बुलाया था। रोमन ने उस मुड़कर मोमेंट में कंफर्म किया, केविन चौंक लेकिन उस गया और पल पूछा कि यंग मास्टर के साथ क्या हुआ था। बैक ने इसको इग्नोर किया और पूछा कि क्या वो एडजस्ट हो रहा है। केविन ने कहा हाँ कि ये जगह बहुत अच्छी है और इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर बस एक डिटेल था, वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि इस जगह में उसका रोल क्या होगा। उसने रोमन के लिए जीने की ऑफर दी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक ऑर्डिनरी और कॉमनर जैसे वो क्या कर सकता है। रोमन ने सिंपली कहा कि वो उसे अपनी एक स्वॉर्ड के रूप में यूज करेगा। केविन ने पूछा इसका मतलब क्या है। रोमन ने एक बार फिर इग्नोर किया और कहा कि किसी के लिए पाथ चूज करना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो उसे 3 ऑप्शंस देगा। अगर उसे किलिंग से डर लगता है तो वो स्वॉर्ड नहीं बनेगा बल्कि हैंड्स और फीट बनेगा। वो हैंड से सब कुछ सीखेगा ताकि एक लॉयल फॉलोअर बने। सेकंड ऑप्शन था स्वॉर्ड बनना और उसके साइड में प्रोटेक्ट करना। केविन ने इंटरप्ट किया कहते हुए कि उसने कभी स्वॉर्ड यूज नहीं की इसलिए इम्पॉसिबल है। रोमन ने कहा कि उसने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया था कि बॉय ऐसा कहेगा। उसने एक्सप्लेन किया कि अगर वो ये ऑप्शन चूज करता है तो उसे स्केलेटल कंटॉर्शन से गुजरना होगा। ऑब्वियसली बॉय जानना चाहता था कि वो क्या है। रोमन ने एक्सप्लेन किया कि ये एक प्रोसेस है जहां पेन इतना होगा कि पर्सन को लगेगा जैसे उसकी बोन्स और मसल्स टूट रही हैं। इस तरीके से वो पेन के थ्रू अपनी डिटर्मिनेशन और पोटेंशियल प्रूव करेगा, वर्ड से नहीं। उसने स्वॉर्ड निकाली और कहा कि लास्ट ऑप्शन है कि वो इसे ले और अपनी खुद की हैंड काट ले। अगर वो खुद को पेन कॉज करके और एंड तक विथस्टैंड करके एंड्योर कर सकता है तो वो किसी से भी स्ट्रॉन्गर बनेगा। बैक रिमेंबर करो कि मैट डीमन जैसे मार्शल आर्ट्स का कुछ नहीं पता था, वो किंग बन गया। ये सब सोली उसकी जिंदगी के विल पावर पर डिपेंड करता है। रोनन ने उसे चूज करने को कहा क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ ऑप्शन वो इसे वर्थवाइल बनाएगा। ओनली थिंग जो वो चूज कर रहा है वो है कि वो कैसे यूज होगा। डिमिट्री कैसल के बाहर एक अबैंडेंड कैबिन में वो जगह थी जहां केविन का बर्थ हुआ था। वो यंग था और सर्वाइव करने के लिए वर्क करना पड़ता था। सिंस वो हमेशा सब कुछ में हेल्प करता था इसलिए ऐसा कुछ नहीं था जो वो नहीं जानता कैसे करना। हाउएवर उसकी लाइफ चेंज हो गई। नो मैटर हाउ मच एफर्ट वो करता, हमेशा कोई होता जो उसका ले लेता। वीक होने की लाइफ यही है एंड दैट्स वाई वो भूल नहीं सकता जो उसने देखा, रोमन की वो ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ उस दिन। वो समझ नहीं पाया कि हैंड काटना क्या एक्सप्लेन करेगा, ना ही बॉडी डिस्ट्रॉय करने का ये बिजनेस। हाउएवर अगर इसका मतलब रोमन जितना स्ट्रांग बनना है तो उसने कहा वो करेगा। बॉय रोमन बस वॉच कर रहा था और केविन ने कट करने की प्रिपरेशन की। उसने डीप ब्रेथ ली और स्वॉर्ड ऊपर उठाई। उस मोमेंट उसने शाउट किया और कट करने गया। मीनवाइल आउटसाइड क्रिस बात कर रहा था कि कैसे उसने यंग मास्टर को फॉलो करने का डिसाइड किया, बट राइट आफ्टर दैट उसने आइसोलेटेड ट्रेनिंग एंटर करने का डिसाइड किया। उसने हैंस को फाइंड किया और पूछा कि रोमन कहाँ है। हैंस ने कहा कि बॉय केविन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वार्न किया कि कोई एंटर नहीं अलाउड है। क्रिस ने कभी इस किड के बारे में नहीं सुना और पूछा कि ये केविन कौन है। मैंने सोचा वो कट नहीं करेगा, बट बॉय ने रियली कर दिया और रोमन बस वहां स्टैंडिंग वॉच कर रहा था। बट एट नाइट हैंस ने स्वॉर्ड देखी और पूछा कि ये ब्लड से कवर्ड क्यों है, बट बॉय ने ओनली कहा कि वरी करने की नथिंग है, वो ब्लड उसका नहीं था। ट्रूथ है कि रोमन ने बॉय को इल्यूजन में डालने का प्लान किया था। वो डिमॉन्स की इल्यूजन का चार्म था। प्रॉब्लम यह है कि उसने इल्यूजन एक्टिवेट करने से पहले कट कर दिया। अगर उसने समथिंग नहीं किया होता तो बॉय रियली अपनी एंटायर आर्म काट लेता। अभी पार्टी तक 2 वीक्स थे और वॉर तक 6 मंथ्स, बट रोमन ईगर था क्योंकि उसके पास बहुत सारे पीपल टीच करने को थे। सून वो बहुत बिजी होने वाला था। एक रूम में उसने कहा कि मैना कल्टीवेशन टेक्निक जो वो टीच करने वाला है वो बहुत डेंजरस है। केविन ने पूछा कि क्या वो रियली मैना के बारे में लर्न करने वाला है। रोमन ने सिंपली कहा येस, बट इन रियलिटी जो वो टीच करने वाला था वो मैट डीमन की खुद की टेक्निक थी। वो एक स्पिरिचुअल आर्ट थी जो पावर के एक्सचेंज में यूजर्स माइंड कंज्यूम करती है। हाउएवर वो ओनली यूज की जा सकती है किसी ऐसे द्वारा जो एक्सट्रीम पेन विथस्टैंड कर सके, एंड मैट डीमन को उस प्रोसेस से गुजार कर ही उसने उसे यूजफुल बनाया था। अगर बॉय ने आर्म काटने में भी हेजिटेट नहीं किया तो रोमन बिलीव करता था कि वो इसे लर्न कर सकता है। उसने वार्न किया कि ये टेक्निक उसे स्ट्रॉन्गर बनाएगी, हाउएवर पेन कल से बहुत ग्रेटर होगा। इवन विद ऑल दैट टीच करने का ओनली वन रीजन था। नॉट ओनली ये अनट्रेन्ड टीनेजर के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रो करने का फास्टेस्ट वे था, बल्कि पीक पर पहुंचने पर यह टेक्निक उसे अलाउ करेगी कि वो प्रोटेक्ट कर सके जिसे वो चाहे। केविन एक्साइटेड हो गया और यंग मास्टर को कॉल किया। उसने कहा कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता कितना ग्रेटफुल फील कर रहा है, बट वो सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि रोमन उस पर इतना ट्रस्ट क्यों करता है। हो सकता है उसने लॉयल्टी की स्वेयर की हो, बट नथिंग उसे लर्न करने के बाद रन अवे करने से स्टॉप करेगा। दैट्स वाई वो जानना चाहता था कि रोमन उस पर ट्रस्ट क्यों करता है, बट बॉय ने जस्ट कहा कि वो ट्रस्ट करता है क्योंकि वो करता है। ऑब्वियसली इससे बॉय और कंफ्यूज हो गया, बट रोमन ने इग्नोर किया और कहा कि रेस्ट कर ले क्योंकि ट्रेनिंग टुमारो स्टार्ट होगा। स्टिल वो सोचता कि मैट डीमन ने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा था, बट अनकंडीशनल ट्रस्ट ओनली रिसीव होती है जब तुम पर्सन पर बिलीव करते हो। हाउएवर वो जानता था कि केविन बिट्रे नहीं करेगा। एज सून एज वो स्ट्रॉन्गर बनेगा वो रियलाइज करेगा कि सेलेस्टियल डीमन को बिट्रे करना कितना डेंजरस है। मेक सेंस राइट? कौन डेयर करेगा उस गाय को बिट्रे कर लेगा। नेक्स्ट डे वो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग कर रहे थे। रोमन उसे स्वॉर्डमैनशिप का स्टेप बाय स्टेप टीच कर रहा था, कैसे ईच मूवमेंट पर फोकस मेंटेन करना है। मीनवाइल क्रिस साइड से एवरीथिंग वॉच कर रहा था। वो बोर्डम से डाइंग था और कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। रोमन एक गाय को स्वॉर्डमैनशिप क्यों टीच कर रहा है जो टैलेंट का सीम नहीं करता एट ऑल, और वर्स वो खुद क्यों नथिंग लर्न नहीं कर रहा। उसने
सोचा कि अगर वो इस गाय को फॉलो करेगा तो स्ट्रॉन्गर बनेगा, बट वो ट्रीट किया जा रहा है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। मे बी बेटर होगा मास्टर के पास बैक जाना और एक्सेप्ट करने को आस्क करना अगेन। बट उसने डिसाइड किया कि फॉर नाउ थोड़ा लॉन्गर वेट करेगा। एंड सो कुछ डेज पास हो गए। उसने अपने ग्लव्स ग्राउंड पर थ्रो किए, रोमन के पास वॉक किया और उसे कॉल किया, कहते हुए कि 2 वीक्स हो गए हैं जब से उसने उसे फॉलो करने का डिसाइड किया था। फर्स्ट वीक में उसने आइसोलेटेड ट्रेनिंग किया एंड नाउ सेकंड में वो वहां इग्नोर हो रहा है जबकि वो केविन को ट्रेन कर रहा है। उसने बिगनिंग में बिहेव करने के लिए अपोलोजाइज किया, बट वो एनीथिंग लर्न करना चाहता है। रोमन ने उसे लुक किया और कहा कि उसने ऑलरेडी कहा था कि वॉच करके लर्न करे। ऑब्वियसली क्रिस को आइडिया नहीं था कि वो क्या टॉक कर रहा है, बट रोमन ने वॉर्न किया कि एवरीवन का अपना वे ऑफ लर्निंग है। केविन कुछ नहीं जानता, सो अंटिल वो सर्टेन लेवल रीच करें उसे ट्रेन करने की नीड है। हाउएवर ऑन द अदर हैंड क्रिस डिफरेंट है एंड नो मैटर व्हाट रोमन टीच करे, बिकॉज वो डिफीटेड हो चुका है, वो एनी टीचिंग एक्सेप्ट करेगा विदाउट क्वेश्चनिंग ट्वाइस। क्रिस ने पूछा कि क्या वो रियली जस्ट ऑब्जर्व करता रहेगा। रोमन ने कहा नो और स्वॉट टॉस की उसके तरफ। उसने वॉर्न किया कि उसे रिजल्ट्स की नीड है ट्रूथ एक्सेप्ट करने के लिए एंड दैट्स व्हाई केविन के अगेंस्ट डुएल होगा। पुअर किड मेल नरिश था, बट उसे बीटिंग लेनी होगी टेक्निक डेवलप करने के लिए। रोमन ने एक्सप्लेन किया कि वो केविन को टीच करेगा क्रिस को डिफीट कैसे करना है और क्रिस को उसे डिफीट करना होगा। अगर क्रिस ट्रूली बिलीव करता है कि वो राइट है इस डुएल के आफ्टर, तो रोमन पर्सनली टीच करेगा। पुअर किड शॉक में था, रियलाइज करते हुए कि उसे रियल नाइट से फाइट करना होगा एंड क्रिस ऑफकोर्स नोविस से डुएल नहीं करना चाहता था। बट वंस अगेन वो एंग्री हो गया और वंडर किया कि रोमन उसे क्या थिंक करता है, बट उसने डिसाइड किया कि फाइन वो शो करेगा कि वो वीक नहीं है। नाउ विद दैट दोनों ने एक दूसरे को फेस इस किया। स्थिति में केविन ने कोई कहा मायने कि नो, नहीं रखता था। उसके लिए एक 2 सितारा नाइट से लड़ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। रोमन ने कहा कि ये तो साफ था कि वो डिसएडवांटेज में है, लेकिन हार में से उसे कुछ खोना नहीं था। इस दुनिया में उससे ज्यादा ताकतवर लोग तो अनगिनत थे। जैसे उसका परिवार ब्लडफैंग्स के हाथों दबाया गया था, वैसे ही क्रिस उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। क्या हर बार ऐसे लोगों के सामने वो पीछे हटता रहेगा? केविन ने ठान लिया और बोला कि वो एक बार ट्राई करेगा। ये सुनकर क्रिस और भी गुस्सा हो गया कि एक नौसिखिया को लग रहा है कि वो जीत सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोमन को इस फाइट से क्या हासिल होना था, लेकिन जो भी हो, डुएल तो डुएल है। जैसे ही रोमन ने सिग्नल दिया, क्रिस तुरंत उसके सामने था। उसे यकीन था कि एक हफ्ते की ट्रेनिंग वाला बिगिनर उसे हरा नहीं सकता, और इसी सोच के साथ उसने पहला अटैक सीधा जड़ दिया। केविन ने कुछ नोटिस किया और सोचा कि अब वो तलवार से मूव करेगा, मगर क्रिस ने फटाक से उसका हाथ साइड कर दिया और पेट पर जोरदार वार कर दिया। बेचारा लड़का दूर जाकर जमीन पर उल्टा सीधा गिरा। क्रिस को तो खुद अजीब लगा कि लड़का इतना कमजोर कैसे निकला। उसे लगा था कि इस डुएल के पीछे कोई वजह होगी जिसकी वजह से रोमन उसकी मदद करेगा, लेकिन वो तो बस खड़ा तमाशा दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पागल क्या सोच रहा है, लेकिन जो भी हो, वो इसे खत्म करने वाला था। टाइम बीतता गया और हमारा लड़का तो बस मुस्कुराता रहा, जबकि बेचारा केविन फिर से पेट रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। क्रिस ने माना कि वो सोच से कहीं ज्यादा अच्छा था, और बिना माना के भी उसने एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा किया। लेकिन अब हार मान लेने का टाइम था। आखिर जिन अटैक्स को उसने ब्लॉक किया था, उनमें भी क्रिस ने अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं लगाई थी। वो तो लड़के का सिर आधा कर सकता था, लेकिन डुएल में उसने ऐसा नहीं किया। मगर केविन मानने को तैयार ही नहीं था, और क्रिस ने आखिरी बार वार्निंग दी कि अगर अब भी लड़ता रहा तो टूटी हड्डियों की जिम्मेदारी वो नहीं लेगा। लेकिन केविन तो बस हंस दिया। रोमन मुस्कुराया, क्रिस कंफ्यूज हो गया, और लड़के ने जवाब दिया कि वो देखना चाहता है कि ये कैसे खत्म होता है। रोमन ने फिर से दोनों को तैयार रहने को बोला। तभी अचानक केविन को किसी की आवाज आई कि कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि अभी सरप्राइज अटैक आने वाला है। रोमन ने फाइट शुरू का सिग्नल दिया और क्रिस झपट्टा मारकर आया, लेकिन इस बार केविन ने पहला स्ट्राइक ब्लॉक कर दिया। आवाज ने कहा साइड में हटो और क्रिस के चेस्ट पर निशाना लगाओ, मगर वो उलझ गया और लड़खड़ा गया। फिर से क्रिस ने उसका हाथ साइड किया और पेट पर वार कर दिया। बेचारा लड़का जमीन पर गिरा और आवाज बोली उठो। तभी उसे अजीब लगा कि आवाज तो रोमन की लग रही है। रोमन ने बताया कि ये मैन ऑफ फ्लक्चुएशन टेक्निक है, जिससे सिर्फ वो ही सुन सकता है उसके कान के पास छोटे छोटे पार्टिकल्स से। केविन को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, और ठीक उसी टाइम रोमन बोला राइट में डाइव करो। उसने वैसा ही किया और क्रिस का अटैक मिस हो गया। फिर रोमन बोला घूमो और क्रिस के चेस्ट के लेफ्ट साइड पर अटैक करो। वो करने गया, मगर क्रिस डॉज कर गया और सीधा रिब्स पर वार कर दिया। केविन को समझ आया कि उसे स्पीड की कमी है। आवाज बोली ओवरहेड अटैक ब्लॉक करो और जागो। उसने बड़ी मुश्किल से दूसरा पेट पर वार बचाया। आवाज बोली राइट में भागो, मगर फिर भी मुंह पर मुक्का पड़ा। लड़का सचमुच पिट रहा था इंस्ट्रक्शंस के बावजूद। क्रिस अब भी इंप्रेस था कि बच्चा हार नहीं मान रहा, और रोमन को लगा कि लड़का चांस ही नहीं रखता क्योंकि वो कमांड्स पर इतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर पा रहा। मगर रोमन के लिए सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि केविन मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था रोमन सर्वशक्तिमान है। 2 सितारा नाइट होने के बावजूद रोमन उसे परफेक्ट कमांड्स देके जिता सकता था। केविन को पता था प्रॉब्लम उसका अपना शरीर है। अगर वो टिप्स सही से फॉलो कर पाता तो वो जीत रहा होता।
उसे एहसास हुआ कि असल में उस फाइट में मैन्युपुलेट हो रहा था क्रिस। एक टिप मिली और फिर से डॉज किया। उस पर रोमन बोला, आगे बढ़ो और काउंटर अटैक ट्राई करो। क्रिस ने बड़ी मुश्किल से बचाया, लेकिन फिर से क्रिस ने मुंह पर मुक्का जड़ दिया। क्रिस को अब समझ आने लगा था कि वो लड़के को नॉकआउट नहीं कर पा रहा, सिर्फ कमजोर वार ही कर पा रहा है। और केविन को लगा कि जिस नाइट को सब जीनियस मानते हैं, वो रोमन के सामने बहुत कमजोर है। केविन के लिए वही वो इंसान थे जिनके लिए वो जिंदगी भर लॉर्ड की तरह सर्व कर सकता था। इसलिए अगर रोमन कुछ भी बोले, चाहे वो लॉजिकली सेंस ना बनता हो, वो अंधे की तरह फॉलो करेगा। एक सच्ची तलवार बनने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, शुद्ध विल पावर। कुछ टाइम और बीता और केविन अब भी वही हालत में था, और क्रिस ने 10वीं बार, आखिरी बार वार्निंग दी कि अगर ऐसे ही चला तो चोट लगी तो जिम्मेदारी उसकी नहीं है। मगर केविन फिर मुस्कुराया और सीन परफेक्टली दोहराया गया। बोला कि वो आखिर तक देखना चाहता है। बस फिर क्रिस का पारा चढ़ गया। बोला, तू तो बस एक कीड़ा है। अगर सचमुच यही चाहिए तो मैं तुझे वही दूंगा। तेरी एक बांह हमेशा के लिए लंगड़ी कर दूंगा, तुझे ये पल याद रहेगा। लेकिन रोमन ने वॉर्न किया, एक कदम आगे बढ़ो और अटैक को आधे में रोक दो। सारा फोर्स उस स्ट्राइक में होना चाहिए। क्रिस को तुरंत समझ आ गया कि वो गलत पोजीशन में फंस गया है। फिर भी वो साइड हो गया। क्रिस को यकीन नहीं हुआ कि ऐसी सिचुएशन में बच्चे ने आगे बढ़ने की हिम्मत की। रोमन बोला, क्रिस शांत हो जा, अभी खत्म नहीं हुआ, अब घूमो और फिर आगे बढ़ो। और वो था कि अंधे की तरह मान रहा था। मगर क्रिस गुस्से में था क्योंकि अटैक स्लो था और ढेर सारे ओपनिंग्स थे। लेकिन वो चौंक गया। फिर से केविन ने ट्रैप सेट किया था और डॉज कर गया, और अब क्रिस के पास डॉज करने का कोई रास्ता नहीं था। और बस स्ट्राइक पड़ गया। रोमन बस स्मर्क कर रहा था। क्रिस को यकीन नहीं हो रहा था। वो हारते हारते बच गया एक हफ्ते ट्रेनिंग वाले बच्चे से। गुस्से में उठा और केविन के हाथ पर वार किया। तलवार गिर गई। थककर लड़का जमीन पर गिर पड़ा। रोमन साइड में खड़ा बस देख रहा था। उसे इंप्रेस किया कि क्रिस ने सचमुच नोटिस कर लिया था कि दूसरा अटैक फेंट था। क्रिस को तो बस लगा कि लड़का पागल है, मगर रोमन पास आया और बोला कि हाँ, क्रिस जीत गया है, तो अगर वो चाहे तो कल से वो खुद उसे सिखाएगा। मगर सीखना है या नहीं, वो उसका अपना चुनाव होगा। कुछ देर बाद क्रिस पूरी तरह थक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने वो फाइट क्यों स्वीकार की। उसे कुछ गेन नहीं होना था और आखिर में हारते हारते बचा। वो आखिरी मूव अजीब तरीके से वैसा ही था जैसा रोमन ने उनकी पहली ड्वेल में इस्तेमाल किया था। और अगर उसे रोमन के साथ वो एक्सपीरियंस ना होता तो शायद बिना माना के केविन को नहीं हरा पाता। इसके साथ ही इस कहानी में एक और वाइल्ड कार्ड हंसते हुए बोला कि सिर्फ उस एक एक्सपीरियंस से उसका दिन मैच्योर हो गया। अगले दिन रोमन ने पूछा कि अब क्या करेगा। तभी क्रिस ने कहा कि उसे और टीचिंग नहीं चाहिए, क्योंकि रोमन के साथ रहते रहते ही वो स्ट्रांग बन जाएगा। उस ड्वेल ने उसे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि केविन के हर डिसीजन उस सिचुएशन के लिए बिल्कुल सही थे। उसे लगता था कि बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन असल में वो गलत था। सिर्फ केविन के डिसीजंस को समझने की कोशिश से ही उसके दिमाग में ढेर सारी टीचिंग्स भर गई थी। उसे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन रोमन उस लेवल पर था जहां कैप्टन जोनाथन भी नहीं पहुंच सकते। तो जब तक वो रोमन से ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन जाता, वो